एक्सक्यूज मी सर। यस अर्शिता बेटा, टेल मी। सर मुझे एक डाउट है। वंडरफुल। प्लीज गो अहेड, आई लव डाउट्स। मतलब सर लाइक ये डाउट है कि अभी हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं आरसी के। तो हम्म। लास्ट 3 एग्जाम्स में लाइक मेरे कुछ अच्छे स्कोर्स नहीं है, बट लाइक मैं 2 आरसी ही अटेम्प्ट कर पाती हूँ मेजरली। ओके। 3 आरसी भी नहीं हो पाता लाइक पूरा रीड, और 2 आरसी जो पढ़ती हूँ उसमें मेरे को लगता है कि पर 100% अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अच्छा। ओके। बढ़िया। थैंक यू सो मच हर्षिता। मैं पूछने ही वाला था आप लोगों से कि हम जो क्लासेस कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है। बेटर। सो अल्टीमेटली द प्रॉब्लम इज कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, मतलब आरसी पूरी पढ़ नहीं पा रहे हैं, और जब पढ़ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि शायद वो सही होगा, लेकिन बस 2 आरसी ज्यादा नहीं हो रहे। ओके, ठीक है। हेलो सर, आरुषि दिस साइड। हेलो आरुषि। सर मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रही है। मतलब मैंने लास्ट एग्जाम्स में डिसाइड किया कि मैं 3 ही आरसी अटेम्प्ट करूंगी, ताकि वो उसमें मेरी एक्यूरेसी 100% रहे, ऐसा मैंने सोचा था। और मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो लास्ट वाले एग्जाम के अंदर भी जो ट्रिपेनोमा और सीसी फ्लाई वाला आरसी था, तो वो मेरे को लग रहा था कि मेरे साइंस बैकग्राउंड का है। उससे पहले भी साइकोलॉजी वाला था, वो मुझे लग रहा था। तो मैं उसको पूरा अटेम्प्ट किया, मैंने सब समझ भी, मुझे लगा कि मुझे 70% अंडरस्टैंडिंग थी आरसी की। बट मेरे ओके। नहीं क्वेश्चन सही अटेम्प्ट नहीं हुए। मतलब थे नेगेटिव, मेरे दो दो क्वेश्चन पॉजिटिव जा रहे हैं, दो नेगेटिव जा रहे हैं अभी भी। ओके। ओके। और ये तो उन आरसी में है जिसमें मेरे को समझ आ रहा है। बाकी कुछ आरसी है जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड आरसी है, वो तो समझ ही नहीं आ रहा, वहां तक तो मैं पहुंच ही नहीं पा रही हूँ, फोर्थ आरसी तक तो। ओके। तो ये प्रॉब्लम जो आप लोगों को फेस हो रही है, ठीक है, मतलब मेजोरिटी ऑफ यू आर फेसिंग द सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, मैं भी डिस्कस करता हूँ। दृष्टि, आपको भी कुछ कहना है? नहीं। ओके। सो आरसी को आप कब कर रहे हैं? स्टार्टिंग में कर रहे हैं इंग्लिश वाले सेक्शन को, या बाद में कर रहे हैं? सर ओनली इंग्लिश का सेपरेट टेस्ट होता है आरसी का, और बाकी सब्जेक्ट्स का सेपरेट हो रहा है टेस्ट। अच्छा, ठीक है। तो इंग्लिश का जब सेपरेट टेस्ट हो रहा है तो उसमें आप सिर्फ 2 आरसी ही कर पा रहे हैं। आई मीन, इज दैट द प्रॉब्लम विद द स्पीड, राइट? यस सर, 30 मिनट्स अलॉट होता है। यस सर। 30 मिनट्स फॉर 4 आरसीज। यस यस सर। सर। ओके, और आप सिर्फ दो कर पा रहे हैं 30 मिनट्स में? यस सर। फेयर इनफ। फेयर इनफ, अंडरस्टूड। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ कि कमेंट में भी आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं स्पीड के साथ। ठीक है। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ इट 30 मिनट्स में हम 2 आरसी कर रहे हैं और उसमें भी 50% ही करेक्ट हो पा रहे हैं, वो भी सारे करेक्ट नहीं हो रहे। करेक्ट बात है? नहीं सर, रेशियो थोड़ा डिफरेंट रहता है, 70-80% करेक्ट होता है। ओके। बट हमें ये मान के चल सकता हूँ कि 50% से लेके और 70-80% तक करेक्ट हो रहे हैं, राइट? हो सकता है किसी के 40% भी आ रहे हो, ये भी मैं मान के हाँ चल सर, देता हूँ। मेजरली 50% करेक्ट हो गए हैं। ठीक है, मेजरली 50% से लेके और 70% तक जा रहे हैं, बट अल्टीमेटली हम एक तो वैसे ही 50% आरसी सॉल्व कर पा रहे हैं 30 मिनट में, और उसमें से भी 50% ही मार्क्स आ रहे हैं। ओके, फेयर इनफ। इसका मतलब देर आर टू प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग। टाइम तो इशू है ही, स्पीड तो इशू है ही, साथ में क्वालिटी भी इशू है, कि हमने जो पढ़ा भी है वो भी हम क्वालिटी पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। करेक्ट है? ओके, बढ़िया। यस सर। क्या कोई एक पैसेज मेरे साथ शेयर कर सकता है जो हमने सॉल्व किया हो आप लोगों ने और 50% एक्यूरेसी रही हो? जस्ट वन पैसेज। अभी पॉसिबल है शेयर करना मेरे साथ? यस सर। प्लीज शेयर इट विथ मी, मैं उसी को डिस्कस करूंगा। यू आर अलाउड। थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग योर इश्यूज, जिससे मुझे लगता है कि हाँ, आई एम कम्युनिकेटिंग विद पीपल, एंड दैट्स व्हाट आवर जॉब इज, कि उसको सॉल्व किया जा सके प्रॉब्लम को, सो दैट यू कैन गेट द स्कोर। सो दिस इज द पैसेज ना, ठीक है। पहले तो ये बताइए, सबने ही पैसेज सॉल्व किया था? नो सर। यस सर। नो सर, समझ ही नहीं आया था ये वाला तो। हाँ, बढ़िया। तो यही वाला पढ़ना चाहिए फिर हमें, जो समझ नहीं आया वही हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है। ओके, लेट्स रीड इट। अच्छा, आप एक काम करते हैं, बेटा हर्षिता, आपके पास है ना एक्सेस? आप स्क्रॉल कर देना जब मैं कहूँ आपसे। ओके। ओके सर।
मैं इसे ऐसे पढ़ रहा हूँ जैसे एज ए स्टूडेंट हम लोग इसे सॉल्व करते हैं ना, हम लोग इसे पढ़ते हैं क्वेश्चंस का देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमारे साथ ये होता है कि वेन एवर वी लुक एट द पैसेज हम बीच बीच में से कुछ दो चार लाइनें पढ़ने की कोशिश करते हैं, प्लीज स्टॉप डूइंग इट। नंबर टू, वी रीड वन और टू सेंटेंसेस दैट वी फील ये तो नहीं होने वाला, बहुत मुश्किल है, वो भी मत करिए। थर्ड चीज, आपका जॉब है, आपको लगता है कि मेरा जॉब सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स देना है, नहीं, आपका जॉब पैसेज को समझना है, क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप आ जाएंगे। कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स अंडरस्टैंड द पैसेज कि ये कह क्या रहा है, इसका मेन आइडिया क्या है। स्टार्ट्स विथ नो वन इज ईगर टू टच ऑफ द काइंड ऑफ हिस्टीरिया दैट preceded the government's decision to move against LR, the growth regulator once used by apple growers। पहला सेंटेंस पढ़ के मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आगे मत पढ़िएगा, बस रुक जाइए, मुझे बताइए ये पैसेज किसके बारे में है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्या पूछ रहा है ये, या पॉलिटिकल साइंस की गवर्नमेंट दिखा मुझे। व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा, दैट इज फॉर एप्पल राइट, उसका नाम क्या यस। है, एलआर है, राइट। तो ये अल्लाह। समझना कैसे, no one is eager to touch off the kind of hysteria that preceded the government's decision to move against LR। तो गवर्नमेंट का डिसीजन है अगेंस्ट एलआर, क्या है ये एलआर, लिखा है आगे कॉमा लगा के, द ग्रोथ रेगुलेटर वंस यूज्ड बाय एप्पल ग्रोअर्स, यानी प्लांट के अंदर एलआर डालोगे तो वो जल्दी ग्रो करेगा। ऐसा यूज किया गया था एप्पल के साथ, और अब इसको कोई भी टच करने को तैयार नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट का डिसीजन आ गया है इसके अगेंस्ट में। तो इट्स फील्स गुड टू मी, मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा ये जो फल पकाए जाते हैं जल्दी, ये किस वजह से पकाए जाते हैं, इसके थ्रू पकाए जाते हैं, इसको गवर्नमेंट अभी मना कर रही है। अगर मुझे अभी भी नहीं समझ में आया तो आई विल मूव फॉरवर्ड, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है पैसेजेस में, जब कभी भी ऑथर क्लेम करता है तो उसको एविडेंस देना पड़ता है, और क्लेम और एविडेंस के बेसिस पे ही आर्ग्यूमेंट सेटल होता है। तो हम नेक्स्ट सेंटेंस पे फिर फोकस करेंगे सो दैट वी कैन गेट एन अंडरस्टैंडिंग बेटरली। When celebrities like Meryl Streep spoke out against LR and the press fanned public fears, some schools and parents rushed to pluck apples out of the mouths of children। क्या समझ आया कि जब इन सेलिब्रिटीज ने ये बोलना अगेंस्ट में शुरू किया इस एलआर के, तो लोगों ने तो बच्चों को देना बंद कर दिया एप्पल। फिर भी yet all this happened before scientists had reached any consensus about LR's dangers। ये सब उसके पहले ही हो गया जब तक कि हमारे गवर्नमेंट सॉरी साइंटिस्ट ने कोई कंक्लूजन इसके बारे में बताया। अब बताइए, पहला पैराग्राफ पढ़ा है हमने खाली, हम क्या हमें समझ में आया नहीं आया, और जब आप लोगों ने पहले पढ़ा था, जिन लोगों ने भी सॉल्व किया, क्या आपको उस समझ में आया था जिस तरह से अभी समझ में आया, हाँ या ना? नो सर, सर और एक ऐसा भी होता है जब आप सॉल्व कराते हो ना तो बहुत इजीली समझ में आ जाता है, और जब खुद से करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा समझ में। इसका रीजन नंबर एक ये है कि आप लोग जब पढ़ते हो तो आपके दिमाग को ऑन रखते हो। जैसे मैंने पहला सेंटेंस पढ़ा, मुझे चार वर्ड समझ में आए, मेरा दिमाग उन चार वर्ड से अपने आप मीनिंग निकाल के और क्लैरिटी दे देता है कि अच्छा ये कह रहा होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, बट वी अज्यूम के ऐसा कह रहा होगा। ये बंद करिए तो प्रॉब्लम क्लियर, तो आपकी ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। अभी मुझे कुछ ने कहा था कि सर ये समझ नहीं आया था पैसेज, अब बेटा उनको समझ आया नहीं आया, सिर्फ पहला पैराग्राफ बस, यस सर। राइट। पहले क्यों नहीं आया, मीनिंग कुछ और बनाया हमने, कुछ और समझा, इसीलिए मैंने पहला सेंटेंस पढ़ते ही मैं रुक गया और मैंने पूछा आप लोगों से कि पहला सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है, सो दैट यू कैन गेट अ क्लैरिटी। अब आप सोचिए एक मिनट के लिए, एक तो पहली बात ये है, आपकी जितने पैसेजेस आते हैं गाइस, जितने भी पैसेजेस आते हैं, गेट अ लिटिल बिट ऑफ जीस्ट, ठीक है अक्षत, अभी और पूरा समझते हैं, देखो इसको अच्छे से, ठीक है। इसके क्वेश्चंस यहीं तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, हम खुद भी इसके क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा लास्ट सेंटेंस से, फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंस से आई कैन क्रिएट अ क्वेश्चन, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे बनेगा, पर समझिए मेरी बात। जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, जितने भी पैसेजेस आपके, एक सेकंड नील, जितने भी क्वेश्चंस और पैसेजेस आपके सामने आते हैं स्क्रीन पे, आपको दिए जाते हैं एग्जाम में, उनमें से एक भी, गाइस ट्रस्ट मी, एक भी फिक्शन नहीं होता, सब रियल सिनारियोज, रियलिटी पे बेस्ड होते हैं। तो आपको एलआर के बारे में आप बकायदा गूगल कर सकते हो पैसेज पढ़ने के बाद, टेस्ट देने के बाद जाके, जिससे आपकी क्यूरोसिटी डेवलप होगी। अगर आपको सच में एक अच्छा स्कोर चाहिए, यू नीड टू बी क्यूरियस, यू नीड टू अंडरस्टैंड, अच्छा ये क्या बात कर रहा है, क्यों दिया गया है पैसेज, क्या बात कर रहा है इसके अंदर, क्या लर्न करने को मिल रहा है। जब तक ये क्यूरोसिटी नहीं रहेगी,
वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्डअप होगी। अभी आपका जॉब सिर्फ ये है कि बस क्वेश्चंस के आंसर दो, खत्म करो। डोंट डू दैट गाइस। हाँ नील, आप बताओ क्या कह रहे हो बेटा। सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे सर्टेन वर्ड्स हैं पैसेज के अंदर, वो अगर समझ में नहीं आते, तो जैसे मेरा तो पहला यही आइडिया होगा कि मैं उस पैसेज को पकड़ू ही ना। फॉर ठीक है। एग्जाम्पल इसके अंदर मुझे स्टीरिया वर्ड समझ में नहीं आया था, ठीक है। इसलिए मैंने पैसेज उठाया ही नहीं था। ओके। आपने बहुत सही पॉइंट हाईलाइट किया नील। और बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। एक देखिए, मैंने आपसे, मुझे नहीं पता मैंने आपको बताया कभी या नहीं बताया, मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम से ही पास आउट किया है। और आप लोगों से ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे आती थी व्हेन आई यूज्ड टू रीड द पैसेजेस। बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि आपने ट्वेल्थ तक हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, ग्रेजुएशन में भी हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, तो यू हैव नो आइडिया एट ऑल कि व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर देयर इन इंग्लिश। और अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड आ जाए तो मेरी दुनिया तो वहीं ढह जाती थी, पैसेज को करने की हिम्मत वहीं ढह जाती थी। देन आई स्टार्टेड लर्निंग। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ जिसके थ्रू आप इस चीज को करना बंद करेंगे आज से, अभी से। पहली बात, कोई भी ऐसा वर्ड आपको पैसेज में नहीं दिया जाएगा गाइस जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को हिंडर करे, मतलब रोक ले, यानी आपको अंडरस्टैंड ना करने दे। देखो, ये अच्छे से समझते हैं एग्जामिनर, जिसने ये पेपर बनाया है वो अच्छे से जानता है कि ये पेपर उस इंसान को नहीं दे रहा है जो एक्सपर्ट है इंग्लिश का। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको नहीं आता है ना, वो आप हटा दीजिए। वो आपकी मीनिंग को नहीं रोक सकता, आपकी अंडरस्टैंडिंग को नहीं रोक सकता, क्योंकि उसी तरह से तो बनाया गया है ना बेटा ये। इसको ऐसे समझो जैसे दैनिक भास्कर है। आपके घर में दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका आता होगा, आई एम श्योर। अब जिसके घर में दैनिक भास्कर आता है या राजस्थान पत्रिका आता है, भाई उसको पता है कि मेरी ऑडियंस कैसी है, मेरी ऑडियंस क्या पढ़ती है, या मेरी कौन सी ऑडियंस है। अब वो इंग्लिश के भारी वर्ड तो यूज नहीं करेगा ना। भाई ऑन द अदर हैंड, अगर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में जाऊँ तो उसको अच्छे से पता है कि उसकी ऑडियंस कौन है। सिमिलरली, जो पेपर बना रहा है उसको अच्छे से पता है कि उसकी ऑडियंस कौन है। तो वो वर्ड की वजह से कभी भी आपको रुकने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। अब देखो नील, मैं आता हूँ इस वर्ड के ऊपर, ये हिस्टीरिया, मुझे भी नहीं आता इसका मतलब। आई हैव नो आइडिया व्हाट हिस्टीरिया इज। फिर भी मैं इसका आंसर कैसे निकालूंगा, देखिए। नो वन इज ईगर टू टच ऑफ द काइंड ऑफ हिस्टीरिया, तो मैं बना दूंगा इसको एक्स। तो नो वन इज ईगर टू टच ऑफ एक्स। कोई भी टच ऑफ ईगर नहीं है एक्स को टच करने के लिए। मतलब क्या है, वो आगे लिखा है दैट प्रिसीडेड द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू मूव अगेंस्ट एलआर। तो व्हाट आई नीड टू फोकस ऑन, बॉस इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है, बात क्या हो रही है सेंटेंस के अंदर। देन आई गेट टू नो कि जो गवर्नमेंट का डिसीजन है अगेंस्ट एलआर, उसके खिलाफ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं, कोई उसके बारे में कुछ कहने को तैयार नहीं है, ना उसके अगेंस्ट में कोई जाने को तैयार है। इसका मतलब वो बैन रहने देना चाहते हैं एलआर को। राइट। अब ये हिस्टीरिया का मतलब क्या है मुझे अभी भी नहीं पता, बट ये मेरी अंडरस्टैंडिंग को हिंडर नहीं कर सकता। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दीजिए कि अगर दो वर्ड समझ नहीं आए, चार वर्ड समझ में नहीं आए, तो आप वो पैसेज कर ही नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। हालांकि मैं आपकी बात से सहमत हूं नील, कि आपको पैसेज पिक करना है, पहला ऐसा पैसेज पिक करिए जो आसान हो, तो आप रीड करिए एंड मूव ऑन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा उसमें अभी, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। आप दूसरा पैसेज, तीसरा पैसेज, फोर्थ कर लीजिए, देन कम बैक टू फर्स्ट वन। बट अपने दिमाग को ये सोच के मत छोड़िए कि अपने से होगा ही नहीं। नहीं, ऐसा कोई पैसेज नहीं है जो आपके एग्जाम में आए और आपसे ना हो सके। अगर ऐसा होता कोई पैसेज जो आपके आपसे नहीं हो सकता, तो वो आपके एग्जाम में नहीं आता। जो पैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, आप उसी के लिए बने हैं। आप टारगेट ऑडियंस है उसके लिए। तो आई होप नील, आप समझ गए होंगे कि एक वर्ड आपको नहीं रोक सकता। इज इट क्लियर? जी सर। जैसे ये एलआर है, अब मुझे नहीं पता ये एलआर है या अलर है या वॉट एवर द प्रोनाउंसिएशन इज, आई इवन डोंट नो द वर्ड, तो उसके आगे उसका डेफिनेशन भी दिया गया है। तो अगर कोई वोकैब ये लोग यूज करते हैं, वोकैब नहीं, सॉरी आई शुड से टर्मिनोलॉजी, अगर कोई टर्मिनोलॉजी या प्रॉपर नाउन ये यूज करते हैं तो उसका अंडरस्टैंडिंग भी देते हैं। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो उससे अगले वाले सेंटेंस को पढ़िए, आपको एविडेंस मिल जाएगा। ठीक है। अब इस सेंटेंस में मेन क्लेम क्या है, द लास्ट सेंटेंस इज द क्लेम फॉर द फर्स्ट पैराग्राफ विच इज इंपॉर्टेंट, आई एम रीडिंग इट। येट all this happened before scientists had reached any consensus about alar's dangers। क्यों ऑथर ने इस सेंटेंस पे ही पैराग्राफ को एंड किया है, सोचिए। पैराजंबल भी करने ना अपने को, चार पांच क्वेश्चंस पैराजंबल के भी आएंगे, ये लर्न करना है। आरसी के साथ साथ ही हमें ग्रामर और पैराजंबल भी लर्न करना है। पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है, पहला सेंटेंस बोल रहा है कि अभी बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड बताया उसने कि अब इसको टच ऑफ नहीं किया जा सकता गवर्नमेंट के डिसीजन को कि एलआर जो है वो खराब है। करेक्ट है। और लोगों ने, सेलिब्रिटीज ने इसके बारे में बोलना शुरू कर दिया, और बच्चों ने से मुंह से निकाल लिया गया एप्पल, ऐसा बताया गया।
यानी बच्चों को नहीं दिया जा रहा है एप्पल। लेकिन ये सब साइंटिस्ट के कंक्लूजन से पहले ही हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? बिना पढ़े मैं आपको अपनी क्यूरियोसिटी से बता रहा हूं कि कहानी कुछ और मिलेगी। मतलब एलआर इतना बुरा भी नहीं जितना बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लास्ट में लिखा है येट ऑल दिस हैपेंड बिफोर साइंटिस्ट हैड रीच्ड एनी कंसेंसस अबाउट एलआर्स डेंजर्स। तो पहला पैराग्राफ में क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा लास्ट सेंटेंस से, और कोई सेंटेंस नहीं है। क्यों? ट्रांजिशन वर्ड है येट, बहुत स्ट्रांगली खड़ा है वहां पर। और वो एक ऐसा क्लेम दे रहा है जिसका एक्सप्लेनेशन मुझे चाहिए, और वो शायद आगे मिलेगा। मैं समझा पा रहा हूँ क्या? यस सर। यस सर। समझ आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो समझते हैं इसको। रेटोरिक अबाउट, अब रेटोरिक का मतलब मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। डिक्सन का मतलब भी नहीं पता, कोई बात नहीं। डायोक्सिन है वैसे तो ये। बट रेटोरिक अबाउट डायोक्सिन में पुश द सेम काइंड ऑफ इमोशनल बटन्स, ये क्लेम है। सेकंड पैराग्राफ का पहला सेंटेंस क्लेम है। कुछ को समझ आया होगा, कुछ को नहीं आया होगा, हो सकता है हमें एक बार भी नहीं आया, तो हम समझ लेते हैं कि हमें समझ नहीं आया। कुल मिला के ये कह रहे हैं कि रेटरिक अबाउट डायोक्सिन में पुश द सेम काइंड ऑफ इमोशनल बटन। मतलब आगे पढ़ते हैं, मतलब आगे लिखा है द केमिकल। कौन सा केमिकल? रुक जाओ यहीं पर, ये केमिकल क्यों लिखा है यहाँ पर? केमिकल किसके लिए लिखा डायोक्सिन है? के लिए। एग्जैक्टली, डायोक्सिन के लिए। कैसे पता लगा? ये प्रोनाउन है। पहले इन्होंने डायोक्सिन यूज कर दिया और यहाँ पे आके उसको केमिकल बोला है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा अगर नई क्लैरिटी मिल रही है आगे बढ़ जाएगी, यू विल गेट अ क्लैरिटी। तो ये नाउन है यहाँ पर। द केमिकल बिकम्स रिलेटिवली कॉन्सेंट्रेटेड इन फैट रिच फूड्स। तो हमें समझ आ गया दैट डायोक्सिन की बात हो रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है? डायोक्सिन में पुश द सेम काइंड ऑफ इमोशनल बटन्स। सेम काइंड मतलब? ये एलआर की तरह। एग्जैक्टली वाई इमोशनल, क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में हमें इमोशनल दिखा है कि मैरिली स्ट्रीप जो कि सेलिब्रिटी है, उसने अलार के अगेंस्ट में बोला, पब्लिक फियर्स हुए, और स्कूल्स के बच्चों और पेरेंट्स ने प्लक आउट कर लिया एप्पल्स को अपने बच्चों के माउथ से। दिस इज कॉल्ड इमोशनल बटन। और वो वाला चीज ये डायोक्सिन भी पुश कर सकता है। तो अब मुझे पहला सेंटेंस भी समझ में आ गया, सेकंड पैराग्राफ का, भले ही मुझे रेटरिक और डायोक्सिन नहीं समझ आया था। आई होप यू गाइस आर एबल टू रिलेट टू इट, राइट? अब क्या समझ आ रहा है आगे? द केमिकल बिकम्स रिलेटिवली कॉन्सेंट्रेटेड इन फैट रिच फूड्स इंक्लूडिंग ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क। तो जो ये केमिकल है ये फैट रिच फूड्स को कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क। तो जो माँ बच्चों को दूध पिलाती है उसके अंदर भी ये चीज होती है। आप समझ रहे हैं? आगे, साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट अ सब्सटेंशियल फ्रैक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम बर्डन ऑफ डायोक्सिन, जो कि अराउंड 12% हो सकता है मैक्सिमम, इज एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। तो बच्चे को वो पहले साल में ही मिल जाता है जो माँ का दूध पीता है। Nonetheless, बावजूद इसके, the benefits of breastfeeding infants, the EPA and the most everyone else would agree far outweigh the hazards। लेकिन ये सब जो चीजें मिलकर के और आपके हैजार्ड्स को दूर करती है। ठीक है, फार आउटवे द हैजार्ड्स। हैजार्ड्स मतलब पता होगा आपको। अगर नहीं भी पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट सेंटेंस में। ये सेंटेंस समझ नहीं आया, नो इश्यूज, नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ, नाउ इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, एनवायरमेंटलिस्ट से, इसका मतलब ऑथर अग्री करता है इस बात से कि ये लोग क्या कहते हैं। ये सेकंड पैराग्राफ का कंक्लूजन है, समझिए। दीज पीपल से dioxin and scores of other chemicals pose a threat to human fertility, as scary an issue as any policymakers have faced। तो क्यों बात करी इन्होंने इस केमिकल की? ऊपर तो हम एलआर की बात कर रहे हैं, नीचे यहाँ पे हम बात हो रही है डायोक्सिन की। ये नई कहानी आ गई। क्यों आई है ये बताने के लिए। पहला सेंटेंस के अंदर ही इसका आंसर छुपा हुआ है, सेकंड पैराग्राफ के, कि डायोक्सिन भी सेम टाइप ऑफ इमोशनल बटन पुश करता है। और फिर वो नीचे समझाया गया है। यानी ऊपर बताया एलआर के बारे में, दैट उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, और नीचे बताया सेम सिचुएशन डायोक्सिन के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे। बट इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन वर्ड है, एंड देन लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज। बट इन द एब्सेंस ऑफ कंक्लूसिव एविडेंस, व्हाट आर पॉलिसी मेकर्स टू डू? तो कंक्लूसिव एविडेंसेस नहीं है हमारे पास, तो पॉलिसी मेकर्स क्या करेंगे? व्हाट मेजर्स कैन दे टेक टू हैंडल अ प्रॉब्लम हुज मैग्नीट्यूड इज अननोन? लो भैया, अब क्या करें इस प्रॉब्लम का जिसके बारे में उनको ये पता ही नहीं इसका मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ कि अ, उसकी परेशानी कितनी बड़ी है, कितनी ज्यादा है, वो हमें पता ही नहीं है कि उससे हो क्या रहा है।
आगे लिखा है प्रिडिक्टेबली अटेम्प्ट्स टू विस्पॉ पब्लिक ओपिनियंस हैव ऑलरेडी बिगन। तो विप सॉ जो है वो ऑलरेडी बिगिन हो गए हैं, मतलब प्रिडिक्ट किया जा रहा है। जैसे वो नहीं होता है कि कोई किसी ने कोई कन्विक्ट हो रहा है, कोई विक्टिम बना दिया गया है और कोई क्रिमिनल है, तो बाहर मीडिया में उसका ट्रायल शुरू हो जाता है। वैसी वाली बात हो रही है कि पब्लिक ओपिनियंस में विक्पा जो है वो विप सॉ जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कॉर्पोरेट लॉबिस्ट अर्ज दैट एक्शन बी पुट ऑन होल्ड अंटिल साइंस रिजॉल्व्स द अनआंसर्ड क्वेश्चंस, तब तक उसे होल्ड पे कर दो। एनवायरमेंटलिस्ट आर्ग्यू कर रहे हैं दैट एविडेंस ऑफ फॉर हार्म इज टू स्ट्रॉन्ग टू परमिट डिले। लास्ट में लिखा है द इशू इज स्पेशली टफ बिकॉज द केमिकल्स अंडर स्क्रूटनी आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो दे आर नॉट एबल टू कंक्लूसिवली डिसाइड एनीथिंग। लास्ट थोड़ा सा स्क्रॉल कर देंगे हर्षिता बेटा। आई होप आपको समझ आ रहा है। थर्ड पैराग्राफ में प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया जा रहा है कि भाई हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं है अभी तक। Moving ahead, since many of them contain chlorine and are byproducts of process involving chlorine compounds in the environmental group, Greenpeace have demanded a ban on all other industrial uses of chlorine. अब यहाँ chlorine की बात हो रही है. Some of them contains chlorine. Moving further, the proposal seems appealingly simple, but it would be economically wrenching for companies and consumers alike. अब यहाँ अलग प्रॉब्लम दिखाई जा रही है कि क्लोरीन ऑलमोस्ट सब में प्रेजेंट होता है और इसकी वजह से इंडस्ट्रीज को क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, मूविंग अहेड, I am jumping and reading the second last sentence, which says by contrast. By contrast, extending a life by a year through apoptosis removal cost nearly this much, since relatively few people would die if this were left in place. That kind of benefit risk analysis all too rarely informs the decisions made by government regulators. Last sentence is important. I'm reading that kind of benefit risk analysis all too rarely informs the decisions made by government regulators. ठीक है, last paragraph please. Right. As the EPA raises anew the danger of dioxins, the agency needs to communicate its findings to the public in a calm and clear fashion. Okay. As the EPA raises anew dangers of dioxin, the agency needs to communicate its findings to the public in a calm and clear fashion. ये जो पहला सेंटेंस है दैट इज अ मेन क्लेम, मतलब इसके जो डेंजर्स हैं, इसके जो प्रॉब्लम्स हैं डायोक्सिन के, वो एजेंसी को मतलब अथॉरिटीज को काम एंड क्लियर फैशन में लोगों को समझाने चाहिए, जिससे कि कियोस क्रिएट ना हो, ये पैनिक क्रिएट ना हो। तो ये जो आदमी है, डायरेक्टर है इस जगह के, ही सजेस्ट दैट पीपल शुड स्ट्राइव टू कीप द perils posed by dioxin in perspective and remember other threats that are more easily avoided. Phantom risk and real risk compete not only for our resources but also for our attention. So Graham observes, it's a shame when a mother worries about toxic chemicals and yet her kids are running around unvaccinated and without bicycle helmets. कंक्लूजन में साफ साफ बताया गया है कि हम एक चीज को पकड़ के और वो कर रहे हैं। मतलब अगर मैं पूरे पैसेज के स्ट्रक्चर की बात करूं तो दे हैव स्पोकन अबाउट कि बॉस एक प्रॉब्लम है एलआर के बारे में। ये केमिकल जो है ग्रोन यूज किया, प्लांट को ग्रोन करने के लिए या फ्रूट को ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है, इसके खिलाफ सारे लोग तैयार हो गए, खड़े हो गए कि बस ये इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। और इसी तरह से सेकंड सिमिलरली डायोक्सिन के साथ हो रहा है, वो भी सेम काइंड ऑफ इमोशनल बटन हाईलाइट कर रहा है कि उसके खिलाफ भी काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। फिर अगले पैराग्राफ में ये बताया जाता है कि साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या चेक किया और क्या आइडेंटिफाई किया। देन दे आर एबल टू आइडेंटिफाई कि बॉस इसमें प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली। देन दे आर एबल टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट रेगुलेटर्स को किस तरह से इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। लास्टली ये बोल रहे हैं कि ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, समझ आता है, क्लैरिटी नहीं है, लोग बिना जाने, बिना साइंटिस्टों के कंक्लूजन के अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशंस किए जा रहे हैं। सो दे शुड हैव अ क्लैरिटी अबाउट इट। ऐसा ना हो कि वो टेंशन तो ले रही है मदर कि भाई उसको क्या प्लांट ना खिलाए, सॉरी फ्रूट ना खिलाए जिसमें केमिकल्स हैं, पर एट द सेम टाइम विदाउट बाइसिकल हेलमेट वो बच्चा घूम रहा है और ना ही वो वैक्सीनेटेड है। तो आपको ओवरऑल चीजों को समझना चाहिए, बेस्ड ऑन दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड टू इट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट, जो हम जिस तरह से हमने पैसेज को पढ़ा। हेलो, यस सर।
यस सर। नहीं, झूठ बोल रहे हो, नहीं समझ आया ना? आ गया सर। पक्का? चलो देखते हैं क्वेश्चंस में। नीचे आओ बेटा, क्वेश्चन दिखाओ। ही वुड मोस्ट स्ट्रांगली अग्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बेटा छुपा दो, चॉइसेस छुपा दो, क्वेश्चन भी छुपा दो। पूछ ये रहा है हमसे कि ऑथर किस बात पे अग्री करेगा। आप मुझे बताइए ऑथर कहना क्या चाहता है, कौन बताएगा मुझे? फॉरगेट इट। हमें आंसर चॉइसेस से नहीं मिलेगा गाइस, हमें अपने आप से मिलेगा, हमने पैसेज को पढ़ा है। आप मुझे बताइए ऑथर क्या कहना चाह रहा है, किस बात पे अग्री करेगा, क्या कहना चाहता है? एनीबडी? एलआर हार्मफुल केमिकल है, बट अभी तक साइंटिस्ट ने प्रूव नहीं किया है, तो इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं होना चाहिए उसके अगेंस्ट। आई एम सॉरी बेटा, पर एलआर के बारे में सिर्फ पैराग्राफ में बात हुई है, आगे उन्होंने कहीं पे एलआर के बारे में बात नहीं करी, राइट? देखो मैं कंफ्यूज करूंगा, सो गलत मत लेना प्लीज। ओके। other serious problems are as well, so need to worry much, correct? हर्षिता, क्या आप लास्ट पैराग्राफ का वो जो जॉन ग्रैहम है, ये जो कह रहे हैं सेंटेंस, सजेस्ट दैट पीपल शुड स्ट्राइव, को हाईलाइट कर सकते हैं? पीपल शुड स्ट्राइव टू कीप द perils posed by dioxin and perspective and remember other threats that are more easily avoided. पीपल से स्टार्ट कीजिएगा, पीपल शुड स्ट्राइव टू कीप द perils, ये ऑथर का स्टेटमेंट है गाइस। तो जॉन ग्राहम ने जो कहा है ऑथर उससे अग्री करता है, ऑथर उससे कंप्लीटली अग्री करता है। दिस इज द सेंटेंस। सो आपको आंसर मिलेगा इसके आसपास। अब जाइए चॉइसेस में इस और लाइन का देखिए। मतलब क्या है? ओके, हाँ। ठीक है, लेट्स सी। पीपल शुड स्ट्राइव टू कीप द perils posed बाय डायोक्सिन एंड perspective। ठीक है, पीपल को हाँ स्ट्राइव करना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई जो डायोक्सिन है उसके प्रॉब्लम्स क्या है, एंड साथ साथ में उन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि अदर थ्रेट्स जो हैं जो आसानी से रिमूव किए जा सकते हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। इसको अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो आरुषि मैं ऐसे कहूंगा, जैसे दो आदमी हैं आपस में सिगरेट पीते हुए बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली की हवा तो बहुत ही ज्यादा खराब है बॉस, अब तो रहना ही मुश्किल हो गया इस देश में, क्या ही करें हम, कहाँ जाएं हम? एंड दे आर स्मोकिंग। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू ओके से। सर। ओके। समझ गए? चलो अब आ जाओ चॉइसेस पे। सर चॉइसेस शो करनी। हाँ बेटा, चॉइसेस चॉइसेस शो करनी है। अब हम एलिमिनेट करेंगे कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है, ठीक है? देखिए हर एक चॉइस को पढ़िए प्लीज एवरीबडी, आपको रीजन मिलेगा कि क्यों ये आंसर है। देखो हमें दिख रहा है डी आंसर है, बट हमें रीजन चाहिए सॉलिड वाला, ओके? आराम से पढ़िए एंड देन यू विल गेट द आंसर, आई एम डेफिनेटली श्योर। अगर किसी को कोई और चॉइस लग रही है तो प्लीज बिंदास बोल देना। तो जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो इनमें से कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, ऑथर उस पर भी अग्री करेगा, और इनमें से जो सेंटेंसेस हैं उस पर भी ऑथर अग्री करेगा एक सेंटेंस में। कैन वी डिस्कस नाउ? आप में से तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। सर मैं तो पहला ऑप्शन ही एलिमिनेट कर पाया हूँ क्योंकि वो इट वाज नॉट गिवन इन दी पैराग्राफ। नहीं सॉरी बेटा, ये रीजन भी गलत है, मैं आपको रीजन भी समझाता हूँ। सबसे पहले एक ही बात करते हैं,
Asbestos and radon have caused serious health problems in the past that many government officials choose to ignore. आपकी बात तो सही है, रीजन करेक्ट है दैट सर इसके बारे में हम कहीं बात नहीं कर रहे तो ये एलिमिनेट होना चाहिए, पर इसका कहने का मतलब क्या है? हमने ऊपर पढ़ा था कि डाइऑक्सिन के बारे में हमने पढ़ा, एलआर के बारे में हमने पढ़ा, तो उसी तरह से ये एस्बेस्टोस और रेंडम भी ले आए साथ में। ये कह रहे हैं कि जी इनकी भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन पे ध्यान ही नहीं दे रहे। जैसे रैंडम पे, सॉरी रैंडम क्या वो, एलआर पे ध्यान दिया, डाइऑक्सिन पे ध्यान दिया और एक उस पे चीजों पे ध्यान दिया, वैसे ही ये एग्जाम्पल दे के बोल रहा है कि एस्बेस्टोस एंड रेंडन, इसके ऊपर भी इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। आप समझते हैं ना एस्बेस्टोस क्या होता है? रेडन मुझे नहीं पता क्या होता है, पर एस्बेस्टोस मुझे पता है। वो जो टीन शेड लगाते हैं ना अपन, उसको बोलते हैं ये एस्बेस्टोस। तो ये कह रहे हैं कि भाई इससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो हम और प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहे, इसलिए ए को एलिमिनेट करेंगे हम। पर आई होप इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा। करेक्ट है? राइट नील? यस सर। बी पे आते हैं। डाइऑक्सिन इज द फॉरमोस्ट थ्रेट टू ह्यूमन फर्टिलिटी एंड नीड्स टू बी एड्रेस्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। तो क्या वो मोस्ट स्ट्रांगली अग्री करेगा इस बात पे? दैट्स अ प्रॉब्लम। अगर मैं डाइऑक्सिन की बात करूं तो वहां लिखा हुआ है राइट क्लियरली कि बॉस ये इतना बड़ा थ्रेट नहीं है जितना इसको बताया जा रहा है। दूसरा, यहां पे ये कह रहा है कि डाइऑक्सिन इज द फॉरमोस्ट थ्रेट। अब मैं अंडरलाइन करूंगा फॉरमोस्ट थ्रेट पे, ये है एक्सट्रीम आंसर चॉइस। एक्सट्रीम आंसर चॉइस का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना मेरी बात, दो स्टेटमेंट्स दूंगा, आपको समझ आ जाएगा एक्सट्रीम क्या है। गाइस, आफ्टर टेकिंग ऑल द क्लासेस विद अस, ऑल ऑफ यू विल गेट 100% मार्क्स इन योर एग्जाम। Statement number one. Statement number two. Guys, after taking all the classes from us, all of you may get 100% marks in the exam that you are targeting. Second sentence. आपको इन दोनों में से कौन सा एक्सट्रीम लगा? फर्स्ट। फर्स्ट। फर्स्ट वाला, राइट? फॉर्मल। Why? You stated all of you will get good marks. All of you will get. This is called extreme answer choice. अब आइए बी पे। This is the foremost threat to human fertility and needs to be addressed to prevent this thing in the future. ऑथर कहेगा कि डाइऑक्सिन इज अ थ्रेट, नो डाउट अबाउट इट, बट ही वोंट से कि ये फोरमोस्ट थ्रेट है और इसी के पीछे पड़ जाओ बॉस, सबको छोड़ दो। अगर ऐसा होता तो लास्ट वाला सेंटेंस जो हमने हाईलाइट किया वो नहीं होता करेक्ट, वो कभी नहीं हो सकता था, उससे वो पैराग्राफ में हो नहीं सकता था। इसलिए बी आंसर चॉइस नहीं होगा, बिकॉज इट इज वेरी एक्सट्रीम आंसर चॉइस। आई होप यू आर विथ मी एंड एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई बी इज रॉन्ग। सर यस। सर अगर पूरे पैराग्राफ में ही डाइक्सिन के बारे में बात होती तो ये सही होता पॉइंट, लाइक शायद हो फॉर्म। सकता था, शायद हो सकता था। देखो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ एनरोल्ड स्टूडेंट्स ही बैठते हैं, तो मेरा स्टेटमेंट एक्सट्रीम है क्या या सही है? बताइए। एक्सट्रीम। बट ये सही भी हो सकता है, क्योंकि जो एनरोल्ड नहीं होगा वो स्टूडेंट यहाँ नहीं आएगा शायद। मतलब मैं डेमो को साइड में रख देता हूँ 1 मिनट के लिए, तो आई होप आई एम करेक्ट, राइट? यस। तो भले ही वो एक्सट्रीम है, पर अगर वो पैसेज के हिसाब से है तो वो करेक्ट हो सकता है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम आंसर चॉइस को हमेशा एलिमिनेट कर दो, बट मोस्ट लाइकली ये मान के चलिए कि अराउंड 90% केसेस में वो आंसर नहीं होता है। मैं समझा पा रहा हूँ, यस सर। राइट? ओके, इज एवरीबॉडी विथ मी? किसी को कंफ्यूजन हो प्लीज बोलिए बिंदास। ये चॉइसेस बनाई ऐसी जाती हैं कि स्टूडेंट को आके फंसना होता है उसके अंदर। ठीक है, सी पे आते हैं। Environmental groups and corporate lobbyists often take polarized stance, which eventually are modified by government agencies. इसका मतलब क्या है? जो एनवायरमेंटल ग्रुप और कॉर्पोरेट लॉबी करने वाले होते हैं, लॉबिस्ट होते हैं, वो एक पोलराइज स्टेटमेंट्स लेते हैं, पोलराइज स्टैंड लेते हैं। पोलराइज स्टैंड मतलब एक सिंगल स्टैंड, जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू मॉडिफाई किया जाता है, गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू मॉडिफाई किया जाता है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है या ये कहना क्या चाहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल स्मोकिंग को बैन कर दो। देखो ये पैराडॉक्स है, हमारे वर्ल्ड में चलता है और ये क्रिटिकल रीजनिंग के हिसाब से आपको समझना चाहिए। स्मोकिंग is injurious to health, everybody knows about it. Can't we ban the smoking? Why can't we ban the smoking? Right? वो स्टेटमेंट यहाँ पे आ रहा है। तो कॉर्पोरेट लॉबिस्ट जो हैं वो पोलराइज स्टैंड लेते हैं स्मोकिंग को लेके, जो मॉडिफाई हो सकता है गवर्नमेंट एजेंसी, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज करती नहीं है क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है इस चीज से।
तो वो ये बोल देती हैं कि भाई हम आपके डिस्क्रिप्शन पे छोड़ते हैं कि आपको स्मोकिंग करना है कि नहीं करना है, बट यू शुडंट डू इट, यू शुडंट डू इट। डायरेक्टली कोई भी नहीं कहेगा, लेकिन इनडायरेक्टली तो हमारे सेलिब्रिटीज भी इसको प्रमोट करते हैं, चाहे वो मूवीज के थ्रू हो, चाहे वो डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू हो। ओके, ये स्टेटमेंट यहाँ कहा जा रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये स्टेटमेंट क्या जरूरत थी स्टेटमेंट को यहाँ लगाने की जब ये पैसेज यहाँ पर था? ये इसलिए था यहाँ पर पैसेज क्योंकि एनवायरमेंटल ग्रुप्स की बात भी हो रही है, गवर्नमेंट एजेंसीज की बात भी हो रही है। सो स्टूडेंट माइट गेट इनटू इट एज एन आंसर, इसलिए यहाँ ये लिखा गया है। लास्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि थर्ड आंसर चॉइस गलत क्यों है और इसे क्यों लिखा गया है। लास्ट वाला कह रहा है, thorough research and investigation of environmental problems should be performed by the government before any unnecessary hysteria spread throughout the public। अब मुझे hysteria का मतलब भी समझ में आ गया, पहले मुझे नहीं पता था, अब मतलब समझ में आ रहा है मुझे। ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट को ढंग से पहले रिसर्च करनी चाहिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी रिसर्च हो किसी भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की, ढंग से करना चाहिए और उसके बाद ही वो पब्लिक में उसको बताना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? बिफोर एनी अननेसेसरी हिस्टीरिया, unnecessary understanding, unnecessary assumption, unnecessary क्या कह सकते हैं उसको, समझ थ्रू आउट पब्लिक में स्प्रेड हो जाती है। तो हिस्टीरिया का मतलब क्या हो गया? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ। तो दैट इज वाई द आंसर हैज टू बी द फोर्थ वन। क्यों? क्योंकि पूरे पैसेज में हमने क्या पढ़ा? पहले वाले में बात कर रहा था एलारा की, वो जो भी केमिकल था उसमें ये बताया गया था कि भाई कंक्लूसिव एविडेंसेस नहीं आया, सेलिब्रिटीज ने बोलना शुरू कर दिया और माँ बाप ने बच्चों के मुंह से छीन लिया उसको वापस, यानी उसकी सेल्स गिर गई। ऐसा ही फिर आगे डिक्सन के बारे में हुआ, डाइऑक्सन के बारे में, और फिर ऐसा ही थर्ड वाली चीज के बारे में भी हुआ। इसलिए फोर्थ वाले से ऑथर मोस्ट लाइकली अग्री करेगा। अब आप देखिए, मैंने आपसे कहा ना एक्सट्रीम सेंटेंसेस, आप देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन खुद भी एक्सट्रीम नहीं है। क्या कह रहा है? इफ इट अपियर्ड इन द आर्टिकल दैट ऑथर रीड ही वुड मोस्ट स्ट्रांगली अग्री, नहीं लिखा हुआ ही विल अग्री, ही विल अग्री नहीं लिखा, ही विल मोस्ट स्ट्रांगली अग्री, मतलब मोस्ट लाइकली वो किस चीज से अग्री करेगा ये बताइए। क्योंकि कॉन्फिडेंटली हम नहीं कह सकते कि इस पे 100% कहेगा। मैं आपको समझा पा रहा हूं? क्वेश्चन खुद भी एक्सट्रीम नहीं है। क्या आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आते हैं? नहीं तो मैं एग्जांपल देके समझाऊं अभी। सर एक बार ऑप्शन 3 कैसे एलिमिनेट करेगा वापस बता दीजिए। जरूर जरूर, वाई नॉट। ऑप्शन 3 जो है ना, वो बनाया कैसे गया है? मैक्सिमम वर्ड्स पैसेज में से उठा करके कुछ कुछ लिख करके बनाने की कोशिश की गई है। इसका मतलब अगर मैं समझूं तो इसका मतलब है कि जो एनवायरमेंटल ग्रुप और कॉर्पोरेट लॉबीज हैं वो एक पोलराइज स्टैंस लेते हैं, जो धीरे धीरे या समय के हिसाब से गवर्नमेंट एजेंसीज मॉडिफाई कर सकती या मॉडिफाई करती हैं। ऐसा लिखा है, थर्ड का मतलब ये है, सी का मतलब ये है। ये कहाँ से पिक किया गया है? ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ में से पिक किया गया है बेसिकली। एनवायरमेंटल ग्रुप फर्स्ट वाले पैराग्राफ में से उठाया है, सेकंड और फर्स्ट वाले पैराग्राफ में से उठाया है। कॉर्पोरेट लॉबिस्ट वाला जो पैराग्राफ है, गवर्नमेंट एजेंसीज मॉडिफाई वाला पैराग्राफ है, वो सेकंड लास्ट पैराग्राफ में से उठाया है। सो दिस इज व्हाट आई कॉल रिसाइकल्ड लैंग्वेज, समथिंग फ्रॉम हेयर, समथिंग फ्रॉम हेयर, समथिंग फ्रॉम हेयर, केप्ट टुगेदर टू मेक सम सेंस। इस तरह से ये चॉइस को बनाया गया है। तो ऑथर इससे एग्री नहीं करेगा, क्योंकि ऑथर का कंसर्न ये नहीं है कि इनका स्टैंड क्या है और गवर्नमेंट मॉडिफाई कर रही है नहीं कर रही है। वो ये कहना चाहता है कि गवर्नमेंट जो भी कर रही है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझना जरूरी है, क्योंकि लोगों में हिस्टीरिया फैल रहा है, फिर रॉन्ग हिस्टीरिया फैल रहा है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग फैल रही है। आई होप इट इज क्लियर व्हाई यस सी सर। इज रॉन्ग। तो अब बताइए, क्या ये पैसे समझ आया नहीं आया? हमने टाइम काफी लिया, आई अंडरस्टैंड, राइट, बट दिस इज व्हाट अ प्रैक्टिस नीड्स। जब आप घर पे रोज 10 पैसेजेस सॉल्व करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग समझ जाएगा कि इसको पढ़ना है, इसको हटाना है, इसको पढ़ना है, इसको हटाना है, इसको पढ़ना है, इसको हटाना है। यही चीज हम कर रहे हैं अपनी क्लासेस के अंदर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पैसेजेस और वेराइटी ऑफ पैसेजेस आपके सामने ला सकूं जब हम सॉल्व कर रहे हैं, जिससे हम उसे समझ पाए कि कैसे वो कनेक्टेड है और कैसे उन्हें समझना है। तो क्या ये क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। हर्षिता बेटा, आपको भी समझ आ गया ना? यस सर। I think a major problem I face is that when I read the passage, the timer is a stealer of my focus, and in hurry, the understanding is not to the level which is needed to answer. I totally agree with you, अक्षत। देखो गाइस, पहली बात समझो, आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, वो टाइम भाग रहा है, टाइम भाग रहा है, बिल्कुल ठीक है। आप टाइम के ऊपर ध्यान मत दीजिए। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आप टेस्ट नहीं खेल रहे। इसे ऐसे समझिए, मैं बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल कोट करता हूँ मैं फ्रॉम माई पर्सनल एनेक्डोट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। होता क्या था हमारे साथ, मैंने स्टेट लेवल तक बास्केटबॉल खेला है, ठीक है।
तो जब हम डिस्ट्रिक्ट की तैयारी कर रहे थे ना स्कूल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट की लेवल मैंने स्कूल से खेला है और स्टेट लेवल मैंने कॉलेज से खेला है। तो जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की तैयारी कर रहे थे स्कूल के अंदर, तो होता क्या था, हम जैसे ही पहुंचते थे इवनिंग में, सुबह तो स्कूल होता था, इवनिंग में प्रैक्टिस करने के लिए हम कोर्ट पे जाते थे। तो जैसे हम कोर्ट पे पहुंचते थे, हम अपने आप कोच सर के आने से पहले अपने आप टीम बना के और हम शुरू हो जाते थे गेम खेलना। और जब हमारे कोच सर आते थे तो पहले हमें एक्सरसाइज कराते थे, एक्सरसाइज करा के, वार्म अप करा के, ड्रिबलिंग करा के, फिर वो गेम खिलाते थे। तब तक हम ऐसे थक जाते थे, हमसे खेला ही जाता था। तो ही यूज टू आस्क अस कि भाई तुम लोग, इतनी सी एनर्जी तुम्हारे अंदर कहाँ चली गई? तो हम उन्हें बोलते थे सर हम आते ही खेलना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने एक चीज समझाई, उन्होंने बताया कि आप गेम खेल रहे हो ना, राइट, हाँ, पर आप गेम के लिए प्रिपेयर तो कर ही नहीं रहे, आप डायरेक्टली गेम खेल रहे हो। वैसे ही आप लोग टेस्ट दे रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, टेस्ट का मतलब क्या होता है? टेस्ट का मतलब होता है दैट दे आर टेस्टिंग यू, दैट मीन्स यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड अर्लियर एंड नाउ यू आर टेस्ट, दे आर टेस्टिंग यू। बट आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग प्रिपेयर टेस्ट के लिए कर रहे हो। गलत है ये बात। आप पहले प्रिपेयर करो टेस्ट के हिसाब से, उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। उसी तरह से उन्होंने हमें ये समझाया कि आप आते ही गेम मत खेलो, पहले आके अपने आप की बॉडी को गर्म करो, वार्म करो। तो जैसे 45 मिनट्स का गेम होता है बास्केटबॉल का, तो ही सेड 60 मिनट्स की एनर्जी होनी चाहिए आपके पास। तो मतलब 60 मिनट्स तक आप पहले एक्सरसाइज करो और रनिंग करो, ड्रिबलिंग करो, अपने आप को ज्यादा तपाओ उसके अंदर। मतलब 45 मिनट्स का गेम है, तो आप कोर्ट पे 60 मिनट्स तक खड़े रहने चाहिए, उसके बाद आप अच्छा गेम खेल पाओगे। तो पहले बॉडी पे काम करो, उसके बाद गेम पे काम करो। सिमिलरली आई एम टॉकिंग टू यू गाइस। आप लोग टेस्ट का टेंशन ले रहे हो कि स्कोर नहीं आ पा रहा है, टाइम टाइम पे हम नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाएंगे आप। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपको मैं टाइम हटा दूं ना तो भी आप नहीं कर पाएंगे। दैट्स द रियलिटी। एक्सेप्ट द रियलिटी फर्स्ट। 4 पैसेजेस उठाओ, स्टॉप वॉच लगाओ, टाइमर मत लगाओ, स्टॉप वॉच लगाओ, हटा दो उसको अपने आंखों के सामने से। चारों पैसेज सॉल्व करो, फिर उठा के चेक करो उसको कितना टाइम लगा मुझे। ये एक्टिविटी दे रहा हूं मैं, आप सबको करनी है गाइस, लिसन टू मी केयरफुली। ये सबको करनी है और टेस्ट के लिए नहीं करनी है। ओके, आपको प्रिपेयर करने के लिए करनी है, आपके दिमाग को ट्रेन करने के लिए करनी है। तो एक्टिविटी क्या करनी है, 4 पैसेजेस पिक करने हैं कोई से भी, ठीक है? और टाइमर नहीं लगाना, स्टॉप वॉच लगानी है। 30 मिनट्स का कोई टाइमर का आपका हेडक नहीं है। आपको 30 मिनट्स मिलते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन आपको लगाना है स्टॉप वॉच। ओके, और उसको हटा देना अपने दिमाग के सामने से। नहीं तो 10-15 मिनट हो जाएंगे तो आपको लगेगा अरे अभी तो 4 पैसेज बचे हैं, अभी तो एक ही पैसेज हुआ है, ओहो भागो भागो भागो। मत करना। अपना स्टॉप वॉच लगाओ, पैसेज को पिक करो, चारों पैसेज जब खत्म हो जाए। हाँ, एक और चीज, जैसे पहला पैसेज पिक किया तो उसके ऊपर टाइम लिख देना। फॉर एग्जाम्पल अभी बज रहे हैं 14:50, तो लिख देना 14:50 पे मैंने स्टार्ट किया इसको। जब पैसेज खत्म हो गया तो लिख देना उस पर कितना टाइम लगा। लेट्स से आपने खत्म किया उसको 15:15 पे, तो आप उसको लिख दो 15:15 पे मैंने उसे खत्म किया। तरीका नंबर एक। तरीका नंबर दो, चारों पैसेज का एक साथ टाइम कंबाइंड ले लो, आप स्टॉप वॉच लगा के साइड में रख दो उसको, और अपना पैसेज पूरा सॉल्व करो। चारों पैसेज सॉल्व हो जाए, उसके बाद आप टाइमर को खत्म करो और देखो आपने कितना टाइम लिया टोटल। हो सकता है 1 घंटा लगे, हो सकता है 1.5 घंटा लगे, कोई बात नहीं। पर आप मुझे एक बात बताओ, क्या उसके बाद आप 100% गारंटी दे सकते हो कि सारे क्वेश्चंस करेक्ट होंगे? ये बताओ। नो सर। नहीं ना? आई एग्री, नहीं होंगे, पर आप चेक करो कितने करेक्ट होंगे, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली प्रॉब्लम है कहाँ। पता है हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हम टाइम में बहुत बढ़िया है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका टाइम में कुछ छूट जाता होगा, कोई नहीं छोड़ता होगा, सब टाइम पे पूरा कर लेते हैं। लेकिन क्वालिटी कहीं नहीं आ रही है, क्योंकि हम टाइम के पीछे ही भाग रहे हैं। तो आप स्टॉप वॉच लगाइए, या फिर हर एक पैसेज के ऊपर टाइमर सेट कर दीजिए कि भाई मैंने 14:52 पे शुरू किया और 15:45 पे पूरा किया पहला पैसेज, दूसरा पैसेज, तीसरा पैसेज, चौथा पैसेज। और फिर आप उन सब टाइम को कैलकुलेट करके देखिए कि हर पैसेज में मुझे कितने मिनट्स लगे, टोटल टाइम कितना लगा। फिर उसको चेक करिए क्वालिटी के बेसिस पे कि कितने क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हुए, कितने क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हुए, कितने क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हुए। देन यू विल अंडरस्टैंड, आपके दिमाग को और आपको सच्चाई पता लगेगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है। आपने अभी तक ऐसा किया नहीं, किसी ने किया है क्या ऐसा? Yes, sir, I have done once. कब किया था बेटा? सर फर्स्ट आरसी का टेस्ट और सेकंड आरसी का टेस्ट इवेलुएट करा था मैंने खुद ने, तो तब किया था। ठीक है, एक और करो प्लीज। ठीक है, अगर आप लोगों को सही लगता है, आपको मेरी हेल्प की ज्यादा जरूरत है, तो आई विल कम डाउन टू योर सेंटर फिजिकली, एंड देन आई विल डिस्कस यू वन ऑन वन एज वेल। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर स्कोर चाहिए बस, हम सबको स्कोर चाहिए, मुझे भी स्कोर चाहिए आप लोगों का। तो आपको लगता है कि सर इट विल बी बेटर फॉर अस इफ विल डिस्कस वन ऑन वन physically when you will come offline? I would definitely come. We'll fix a day, I'll come there and we will be discussing one on one.
कि आपका प्रॉब्लम क्या है सर, ये मेरा एनालिसिस है, ये मैंने पैसेजेस सॉल्व किए हैं, इतने क्वालिटी करेक्ट आई है, इतने प्रॉब्लम आई है, और ये मेरा एनालिसिस है, ये पर्सन मुझे समझ नहीं आया, ऑल दो मेरे आंसर्स ये हैं, वट एवर द केस मे बी, प्लीज डिस्कस विथ मी, आई हैव रियली नो प्रॉब्लम, यू कैन टॉक टू आयुष सर, डिसाइड अ डे, टेल मी अ डे, वी विल म्यूचुअली अग्री टू वन डे एंड देन वी विल कम, ठीक है? बट प्लीज कीप डूइंग इट, अब टाइम के पीछे मत भागिए, टेस्ट के बेसिस पे अपने आप को चेक मत करिए। मैं समझा पा रहा हूँ क्या? यस सर। राइट, एवरीबडी अग्रीज टू दैट? आई होप समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, थोड़ा ऑनलाइन क्लास होता है ना, तो मैं आप लोगों को देख नहीं पाता और मैं समझ नहीं पाता कि आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं, सो इट्स बेटर कि आप बताएं। थैंक यू सो मच, देख पा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है, क्या ये वाला पैसेज समझ आया जो अभी हमने पढ़ा हर्षिता के साथ? अब आपको लगता है ये हो जाएगा? सारे लोग क्लास खत्म होने के बाद ये यही वाला पैसेज पिक करेंगे आप आज, और इसे सॉल्व करेंगे दोबारा। ठीक है, आई एम श्योर आपके क्वेश्चंस करेक्ट आएंगे। ये अभी करके देख सकते हैं हर्षिता, क्या आप कोई भी सेकंड क्वेश्चन दिखा सकते हैं? एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया, सेम पैसेज का सेकंड क्वेश्चन दिखा दीजिए, ये वाला नहीं, दूसरा। हाँ ये चलेगा। थर्ड पैराग्राफ के अंदर एग्जैक्ट एक वर्ड दे रखा है, विप्सॉ पब्लिक ओपिनियन का क्या मतलब होगा यहाँ पे? क्या आप एक बार कॉन्टेक्स्ट दिखा देंगे सो दैट पीपल कैन रिमेम्बर दैट? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विप्सॉ वाला जो लाइन था उसका क्या मतलब है। देखिए मैंने आपसे कहा था ना, कॉर्पोरेट लॉबिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट उन्होंने पिक किया है सी आंसर चॉइस में, वो देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा बीच वाले पैसेज के अंदर, सेकंड लाइन के अंदर आप लिखा हुआ है कॉर्पोरेट लॉबिस्ट एनवायरमेंटलिस्ट, रिसाइकल लैंग्वेज एज इट इज पिक करो और चॉइस बना दो, बच्चा वहीं फंसेगा। क्या मतलब है इसका, ये आपको समझना है एंड देन आंसर देना है। मैंने एग्जांपल भी दिया था विप्सो पब्लिक ओपिनियन को समझाने के लिए, और इसी का बेटा एग्जांपल भी आगे सेंटेंस में दे रखा है, आगे के दो सेंटेंसेस एक एग्जांपल है। शेयर योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स क्विकली, वेट मत करिए चॉइसेस का, आप अपने आंसर्स दीजिए कि इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या कह रहा है ये। ओके, नील हैज आंसर्ड, या ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट देयर, राइट, ऑलमोस्ट ये मतलब हो सकता है, करेक्ट है, बट जस्ट वन आंसर। ठीक है हर्षिता, प्लीज चॉइसेस बता दीजिए एंड लेट देम बी श्योर अबाउट इट, ऑल्दो वी कैन सी द आंसर बट डजेंट मैटर, हमें श्योरिटी चाहिए कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं है। क्या कर रहे हैं पब्लिक ओपिनियंस के ऊपर? हाँ करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, changing the needs of the community, convincing citizens to accept a polarized viewpoint on health hazards, offering a variety of alternatives, and acting irrationally in response to government policy. Okay. समझ आया आप लोगों को?
कि वाई बी शुड बी द आंसर। आ गया सबको? ओके। नहीं आया होगा तो आप बता सकते हैं प्लीज। आई हैव अदर वेज टू एक्सप्लेन दैट एज वेल। ऑप्शन इज सेइंग अबाउट पब्लिक मैनिपुलेशन। करेक्ट बेटा, बिल्कुल ठीक बात है, वही जो कंफ्यूजिंग आपने कहा था। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। पीपल को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। अच्छा, इसके बारे में कैसे पता लगेगा मुझे? एक बार वापस पैसेज में जाना बेटा। देखो, आप पैसेज में दो आगे सेंटेंसेस दे रखे हैं, क्या प्रूफ कर रहे हैं? यही चीज को प्रूफ कर रहे हैं। कॉर्पोरेट लॉबिस्ट अर्ज दैट एक्शन बी पुट ऑन होल्ड until science resolves the unanswered questions। तो कैसे इन्होंने पब्लिक ओपिनियंस को स्टार्ट किया विप करना? मतलब कैसे पब्लिक ट्रायल, जो मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था, कैसे हो रहा है? कॉर्पोरेट लॉबिस्ट ये कह रहे हैं, एनवायरमेंटलिस्ट आर्ग्यू कर रहे हैं दैट एविडेंस फॉर हार्म इज टू स्ट्रॉन्ग टू परमिट डिले। तो कॉर्पोरेट लॉबिस्ट कह रहे हैं कि बॉस, होल्ड पे रख दो, अभी कुछ मत करो, जब तक कि कोई रेजोल्यूशन नहीं मिल जाता, जब तक साइंटिस्ट कुछ नहीं कह देते, तब तक आप शांति रखो। ओके, डोंट डू एनीथिंग। एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि हमारे पास काफी एविडेंसेस हैं, इसको तो डिले कर दो, परमिट दे दो, इसका खत्म कर दो इसको, वट एवर द सिचुएशन इज। तो यू कैन सी द कंक्लूजन सेज दिस इशू इज स्पेशली टफ बिकॉज द केमिकल्स अंडर स्क्रूटनी आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो स्क्रूटनी कैसे करें? नहीं कर पा रहे। जबकि कॉर्पोरेट लॉबिस्ट कह रहे हैं रुक जाओ, एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कर दो। आई होप यू कैन सी दैट। करेक्ट? दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। क्या हमें पैसेज समझ आ गया? Okay. I hope we can move forward now, right? Yes. Okay. Thank you, Harshita, for sharing this. Please do try this question again. Please do try this passage reading on your own, and you will have a better understanding. I'm definitely sure about it. But मैंने आपको प्रॉब्लम्स और क्राइटेरियाज बता दिए। अब मैं एक डिफिकल्ट पैसेज आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने ये पैसेज आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया था, एंड आई वुड लाइक टू कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू। और मैं आपको पढ़ने का तरीका भी दिखाऊंगा। एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों से चाहूंगा बस, चूंकि आपकी प्रॉब्लम मुझे समझ आ गई है, तो आई वुड लाइक टू वर्क ऑन द सोल्यूशन राइट अवे। एक काम करना है, पैसेज में शेयर कर रहा हूँ, क्वेश्चंस बाद में आएंगे, पहले पैसेज आएगा। आप पैसेज पढ़ेंगे और टाइमर के साथ पढ़ेंगे। आप सबके पास मोबाइल होगा, अपना टाइमर आप स्टार्ट कर लीजिएगा। कोई ऐसा है जो मोबाइल से ही क्लास ले रहा है, ही डजंट हैव अनदर टाइमर, प्लीज गेट इट बाय। या तो अपनी घड़ी ले लो, या आप डिजिटल वॉच के हिसाब से देख लो, या मोबाइल में ही साथ में टाइमर ऑन कर लो। जैसा भी आपको ठीक लगता है आप कर लो। इसके लिए मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ, उसके बाद मैं पैसेज शेयर करूंगा, एंड यू हैव टू चेक इट कि आपको इस पैसेज को पढ़ने में टाइम कितना लगा। वो टाइम आपको लिख के बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। फिर मैं आपको बताऊंगा कि पैसेज को पढ़ेंगे कैसे, जिससे हमारा टाइम और कम लगेगा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है? इज एवरीबॉडी ओके? अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, टेक योर 30 मिनट्स, गेट योर टाइमर रेडी। 30 सेकेंड्स है आपके पास। सर, क्वेश्चन था, एग्जाम बोलिए के बेटा। अंदर मतलब एक कोई आइडियल टाइम होता है कि एक आरसी के लिए अपन को कितना टाइम लेना चाहिए मेन एग्जाम के लिए? ओके आरुषि, लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू बेटा। ये बहुत सब्जेक्टिव सवाल पूछा है आपने, कितना टाइम लेना चाहिए। देखो, अगर अब मैं मुझसे पूछोगे तो मैं बता सकता हूँ आपको कि एक जनरल टाइमिंग ये है बॉस, ये मिनट में आपको ये वाला पैसेज, इतना पैसेज पढ़ लेना चाहिए। बट अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो पैसेज के लिए नहीं होता, वर्ड्स के लिए होता है। ओके? और वर्ड्स के लिए होता है कि 30 सेकेंड्स में 100 वर्ड्स आपको एग्जाम में पढ़ने चाहिए। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ये इन जनरल ट्रेंड है विच आई एम टेलिंग यू। 30 सेकेंड्स, आइडली 20 to 30 सेकेंड्स के अंदर आपको 100 वर्ड्स पढ़ लेने चाहिए, 30 ऑन द हायर साइड। ठीक है? मिनिमम 20 सेकेंड्स लगते हैं 100 वर्ड्स पढ़ने में। लेकिन अब कैच यहाँ ये आता है कि सर अगर मेरे फेवरेट टॉपिक आ गया तो मैं तो 30 सेकेंड्स भी नहीं लूंगा, मैं तो 15 से 20 सेकेंड में पढ़ लूंगा। कोई डिफिकल्ट टॉपिक आ गया, समझ नहीं आ रहा, तो वो 30 को छोड़िए आप,
40-50 तक भी पहुंच सकते हैं। 40-50 सेकेंड्स यस भी लग यस। जाएंगे आपको 100 वर्ड्स पढ़ने के लिए, इसलिए कुछ फिक्स कर पाना मुश्किल है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा 100 वर्ड्स 30 सेकेंड्स में पढ़ने हैं, आप ऐसा टारगेट ले सकते हैं। बट ये टारगेट ना लें, ओके आप आपको खुद का टारगेट आप खुद ओके सेट करें। ठीक है, वो मैं अभी करवा रहा हूँ आपको। आप सबका रेडी है टाइमर? ठीक है, किसी को टाइम और तो नहीं चाहिए? शेल आई शेयर? 5 4 3 2 1 नहीं चाहिए, ठीक है फिर बढ़िया। सो आई एम शेयरिंग द पैसेज। ठीक है, क्वेश्चंस बाद में सॉल्व करेंगे, जस्ट रीड द पैसेज टाइमर के साथ। और यस, पैसेज इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। योर टाइम शुड स्टार्ट नाउ। जैसे जैसे आपका टाइम खत्म हो जाए आप पढ़ लें, टाइप कर देना आंसर।
Many of you have given me the time, but I guess some are still reading. So I'm waiting for you guys. Okay. Shall we begin, guys? Is there anybody who is still reading? Nobody, right? Everybody has read. Okay, great. कितने वर्ड्स हैं इसके अंदर? So it has 209 words. तो जो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग बताई थी उसके हिसाब से कितना टाइम लगना चाहिए इसको पढ़ने में, गाइस? 1 minute and few seconds. करेक्ट. 1 minute एंड फ्यू सेकेंड्स लाइक. तो मैक्सिमम हम कितना जा सकते हैं? 1.5 minutes. पर क्या हम वहां पर थे? नहीं. तो इट्स नॉट नेसेसरी, ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है कि हम उसको फॉलो करें रिजिडली, क्योंकि अभी के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है. अब मुझे ये बताइए, जिन लोगों ने सबने मुझे टाइम लिख के भेजा है, क्या सबको पैसेज पूरी तरह समझ में आ गया है? नो सर। नहीं आया? अच्छा. ओके. क्या आप मुझे मोटा मोटा बता सकते हैं कि भाई पैसेज में ये कह रहा होगा? बोलना नहीं है, मैं जस्ट आस्किंग कि क्या आप ये कह पाएंगे मुझे कि इसका मेन आइडिया क्या है, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, ऑथर एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है? क्या आप ये तीन चीज निकाल पाएंगे? यस. ओके. गुड. गुड. वेरी गुड. बस आपका काम खत्म. आपको पैसे समझ आ गया. मेन तीन चीज निकालनी होती है. ऑथर का कहना क्या चाहता है एग्जैक्टली, उसका मेन आइडिया क्या है, किस टॉपिक के बारे में किस तरह की बात कर रहा है, स्ट्रक्चर क्या है, कैसे लिखा है पैसेज को. दैट्स इट. इतना ही चाहिए बस, इससे ज्यादा नहीं चाहिए. ये इंपॉर्टेंट है. अब देखो, ये पैसेज आसान है, इजी पैसेज है. क्यों है इजी पैसेज? क्योंकि यहाँ ऑथर क्या कहना चाहता है एकदम क्लियरली बोल रहा है. कोई लाग लपेट नहीं है, क्लियरली बोल रहा है. तो हमारे लिए आसान है इसे समझना. अब देखो पढ़ने का तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हमें इसे समझना है. स्कूल्स एक्सपेक्ट टेक्स्ट बुक्स टू बी वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स. पहला ही सेंटेंस बता रहा है चिल्ला चिल्ला के कि इस पैसेज में किस बारे में बात की जा रही है. स्कूल्स क्या एक्सपेक्ट करता है टेक्स्ट बुक्स को लेके? अब आप मुझे बताओ. पहला ही सेंटेंस बोल रहा है स्कूल एक्सपेक्ट दिस टू हैपन. इसका मतलब वो नहीं हो रहा, तभी तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है. राइट. आगे, माई रिसर्च, तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन की तरह लिखा गया है पैसेज. तो गाइस, ऐसे पैसेजेस जो फर्स्ट पर्सन की तरह लिखे गए हैं, जहां ऑथर खुद कह रहा है कि भाई मैं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, हमारे लिए आसान है. क्यों? क्योंकि जहां ऑथर बोल रहा है उसको फॉलो करना है, उसको समझना है. सिंपल. तो स्कूल तो ये एक्सपेक्ट करता है, लेकिन मेरा जो रिसर्च है हाउएवर, वो सजेस्ट करता है. क्या सजेस्ट करता है? दैट टेक्स्ट बुक्स आर नॉट अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स. हाउ डू आई नो? बिकॉज इस सेंटेंस का जस्ट ऑपोजिट नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है. दिस इज द मेन सेंटेंस दैट ऑथर वांटेड टू से. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. लेट्स रीड इट. क्या कहता है ये? The textbooks that addresses the place of Native Americans within the history of United States distort history to suit a particular cultural value system. ये बहुत डिस्टॉर्ट करता है. ये लीजिए, मिल गया हमें ऑथर का मेन आइडिया, पहले ही सेंटेंस में मिल गया. हाँ, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज स्पीक अप. नो कंफ्यूजन, राइट? ठीक है. तो ये पैसेजेस इजी होते हैं जहां ऑथर खुद ही बता रहा है कि बॉस मुझे क्या चाहिए, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या कह रहा हूं. दे आर वेरी इजी फॉर अस टू कैच. We have done that. Moving ahead. In some textbooks, for example, क्यों दे रहा है ये example? May I know? Why is he giving example? Anybody?
यस विदेही, बोलो बेटा। तो वो एक प्रूफ भी दे रहे हैं साथ में कि ये करेक्ट। तो मैंने जो क्लेम समझा वो सही समझा, क्योंकि उसको प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल भी दे रहे हैं भाई साहब। करेक्ट। ये इनका एग्जाम्पल है। आगे ये एसेंस की बात कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली ये क्या कह रहे हैं, तो ये पढ़ना अपने लिए काम का है। नेक्स्ट, अपना ही एक नेगेटिव कोनोटेशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑल्दो एसेंस में ये क्या कह रहे हैं, यानी अल्टीमेटली क्या कहना चाह रहे हैं, और लास्ट में ये क्या कंटेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। पहले पैराग्राफ में एकदम क्लियरली बताना चाह रहे हैं कि व्हाट ही ट्राइज टू से। आई रिपीट ऑल दोज थिंग्स। स्कूल की एक्सपेक्टेशंस ये हैं जो पहले सेंटेंस में लिखी हैं, बट इनका रिसर्च बताता है कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं जो नेटिव अमेरिकन की हिस्ट्री के बारे में बात करती है यूनाइटेड स्टेट्स में, ये डिस्टॉर्ट करता है हिस्ट्री को। ये बुक्स डिस्टॉर्ट करती हैं हिस्ट्री को। किसके लिए? जस्ट टू सूट टू अ पर्टिकुलर कल्चरल वैल्यू सिस्टम। इसका एग्जांपल है ये कि जो सेटलर्स थे, दे आर पिक्चर्ड एज मोर ह्यूमेन, कॉम्प्लेक्स, स्किलफुल एंड वाइज देन द नेटिव अमेरिकन। उनको इस तरह से दिखाया गया है, जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए ब्रिटिशर्स को दिखाया गया होगा। ठीक है, उनको दिखाया कि वो मोर ह्यूमेन थे, कॉम्प्लेक्स थे, स्किलफुल थे, और दे वर वाइज देन नेटिव अमेरिकन। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट दी आर्ग्यूमेंट्स फॉर ब्रिटिशर्स इन इंडिया वर्सेस दैट, सो मेजरली मुझे सुनने को मिलता है कि भाई अगर अंग्रेज नहीं होते तो हमारे यहाँ तो ट्रेन ही नहीं चल रही होती, क्योंकि ट्रेन का सारा सिस्टम वही लोग करके गए थे। तो उन्हीं की बदौलत जो है वो हम लोग ट्रेन चला पा रहे हैं, क्योंकि हमारा काफी सारा सिस्टम जो है वो ट्रेन का आज भी वैसा ही है जैसा अंग्रेजों के जमाने में था। That has not been changed much. तो based on that people just argue. तो ये सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है आगे। इन एसेंस में क्या कह रहा है वो? Textbooks stereotype and decapitate the numerous Native Americans culture while reinforcing the attitude that the European conquest of the New World denotes the superiority of European cultures. तो इनका रिसर्च ये कहता है कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं ये करती है। करेक्ट। बट ऑल्दो textbooks evaluate Native Americans architecture, political system and homecoming, that मैं contend करता हूं that they do it from an ethnocentric European perspective without recognizing that other perspectives are possible। अब आप देखो, पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, अल्टीमेटली क्या कह रहे हैं, वही जो यहाँ ऊपर फर्स्ट में लिखा हुआ है। टेक्स्ट बुक्स क्या कर रही हैं बॉस? टेक्स्ट बुक्स क्या कर रही हैं? दे आर डिस्टॉर्टिंग द हिस्ट्री फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो डिफाइन किया है, कैसे डिस्टॉर्ट कर रही है वो भी डिफाइन किया है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, वन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट माई कंटेंशन। तो खुद ही बता रहा है कि एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है मेरे खिलाफ। वो क्या कहता है? द टेक्स्ट बुक्स आर कल्चरली बायस्ड एंड दैट आई एम सिंपली अंडर एस्टिमेटिंग चिल्ड्रंस एबिलिटी टू सी थ्रू दीज बायसेस। ये कह रहे हैं कि भाई टेक्स्ट बुक जो है कल्चरली बायस्ड होती है, और बच्चों की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको बायसनेस को समझते हैं और किस तरह से आगे चलते हैं। तो वो खुद भी कह रहा है कि आई एम सिंपली अंडर एस्टिमेटिंग चिल्ड्रंस की एबिलिटी। बट आगे क्या बोलता है? सम रिसर्चर्स इवन क्लेम दैट। ऑथर्स पे एग्री करेगा नहीं करेगा आई डोंट नो। बाय द टाइम स्टूडेंट्स आर इन हाई स्कूल दे नो दे कैन नॉट टेक टेक्स्ट बुक्स लिटरली येट। दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी, येट, क्योंकि ये ट्रांजिशन वर्ड है यहाँ पर। येट सब्सटेंशियल एविडेंसेस एग्जिस्ट टू द कॉन्ट्रेरी। ये लीजिए, बात खत्म कर दी उसने, पहले वाली बात को कैंसिल कर दिया कि सब्सटेंशियल जो एविडेंसेस हैं वो इसके कॉन्ट्रेरी में अवेलेबल है, कॉन्ट्रेरी में एग्जिस्ट करते हैं। कॉन्ट्रेरी मतलब ऑपोजिट, यानी इस बात को अग्री नहीं किया जाता। तो इसका मतलब क्या है? टू रिसर्चर्स फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो कॉन्ट्रेरी में है उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है यहाँ पर कि दो रिसर्चर्स हैं, दे हैव कंडक्टेड स्टडीज दैट सजेस्ट दैट चिल्ड्रन का जो एटीट्यूड है अबाउट पर्टिकुलर कल्चर आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेक्स्ट बुक्स यूज इन स्कूल। लीजिए, उसके खिलाफ एक सेंटेंस आ गया। तो ऑथर इस बात पे एग्री कर रहा है, इसका मतलब कि बच्चों का जो एटीट्यूड है वो पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड होता है उनकी टेक्स्ट बुक्स से, स्कूल की टेक्स्ट बुक्स से। लास्ट में गिवन दिस, ये क्या है? इसका ट्रांजिशन, यानी फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, प्रीवियस स्टेटमेंट, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, एन ऑनगोइंग carefree review of how school textbooks depict Native American is certainly warranted। ये इसका लास्ट सेंटेंस है। This is his last statement that he is trying to portray। तो क्या समझ में आया भाई हमें पढ़ के इस पैसेज को?
व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं इसको हिस्ट्री की वो डिस्टॉर्ट कर रही हैं हमारी हिस्ट्री को, एक स्पेसिफिक कल्चरल वैल्यू सिस्टम को हाईलाइट कर रही है खाली। और यहाँ पे इसने बताया भी कि एक आर्ग्यूमेंट है मेरे अगेंस्ट में, लेकिन उसको भी कैंसिल आउट कर दिया उसने लास्ट में जाते जाते। अल्टीमेटली जो ये पहला सेंटेंस है, दिस विल बिकम द मोस्ट मेन आइडिया ऑफ द सेंटेंस, सॉरी मेन ऑफ द पैसेज। आई होप एवरीबडी अग्रीज टू दिस। सबको समझ आ गया ये, राइट? यस सर। रीडिंग क्लियर हो गई ना आपकी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, वर्ड्स पे ट्रांजिशंस पे मैं कैसे एम्फेसाइज कर रहा हूँ। मैंने इस पैसेज को इजी क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑथर क्लियरली बोल रहा है कि मैं अग्री करता हूँ इससे, मैं डिसअग्री करता हूँ, मैंने रिसर्च किया है, मैंने ये बोला है, खुद ही कह रहा है सब कुछ। तो ये थोड़ा आसान हो गया हमारे लिए। करेक्ट है? राइट। अब आपको इसे पढ़ना है, जल्दी कैसे पढ़ेंगे, टाइम कैसे कम लगेगा? देखो आसान तरीका है। जब कभी भी मैं इसे पढ़ूंगा ना, तो मैं एग्जाम्पल्स को नहीं पढ़ूंगा। इफ आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं एग्जाम्पल्स को छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ रहा हूँ मैं एग्जाम्पल्स को? वाई एम नॉट रीडिंग इट? जस्ट बिकॉज इसके लिए मुझे ना अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान रखना इस बात का। मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत सॉलिड करनी पड़ेगी कि मैं पैसेज को देखते ही समझ पा रहा हूँ, मैं मैप कर पा रहा हूँ, तभी मैं ये करूंगा दैट आई वोंट बी रीडिंग द एग्जाम्पल्स। बिकॉज आई नो क्लेम क्या कह रहा है, एग्जाम्पल क्या कर रहा होगा, क्लेम को जस्टिफाई कर रहा होगा। अब आप सोचिए, अगर आपके क्या काम आएगा, आप स्किप नहीं करेंगे एग्जाम्पल को, आपके ये काम आएगा कि अगर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं, इसमें कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आया, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। समझ गए? ये आपके काम आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप स्किप ही कर दें। वो तब तक आप नहीं करेंगे जब तक कि यू डू नॉट possess those skills that when you are looking at the passage you can solve it like that, unless you won't be doing it। ठीक है? so this is how you can get to know। अब आप क्वेश्चंस के आंसर दीजिए मुझे। ये रहा पहला क्वेश्चन एंड आई नीड द आंसर फ्रॉम एवरीबडी प्लीज। अगर कंफ्यूजन हो तो दोनों चॉइस लिख देना। ओके, ओके, एवरीबडी इज गिविंग मी द सेम आंसर चॉइस। बहुत बढ़िया, एवरीबडी हैज गिवन मी करेक्ट आंसर। डी इज द राइट आंसर, नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल सही आंसर है आपका। डी इज द परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर। एक चीज और समझते हैं, टोन क्या है ऑथर की, वो समझने की कोशिश करते हैं। इसी डी के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको समझाता हूँ कि टोन क्या है ऑथर की, है ना। देखिए, पैसेज का प्राइमरी पर्पस क्या है, मतलब ऑथर ने पैसेज को क्यों लिखा है। पहला चॉइस कह रहा है डिस्क्राइब करने के लिए डिटेल में, एक रिसर्च की स्टडी को डिस्क्राइब करने के लिए डिटेल के अंदर। दूसरा कह रहा है रिविजन्स को डिस्क्राइब करने के लिए। तीसरा कह रहा है डिस्कस करने के लिए कि डिफिकल्टी क्या है। तो चौथा कह रहा है आर्ग्यू करने के लिए। पांचवा कह रहा है समराइज करने के लिए। अब देखिए बॉस, ये जो लैंग्वेज है यहाँ पर, माई रिसर्च हाउएवर शोज दिस, आई कंटेंड, yet substantially this happens, and given this I would like to say this, ये आर्ग्यूमेंटेटिव वाली टोन है इसकी। सो उससे क्लैरिटी आपको मिल जाती है दैट ही इज आर्ग्यूइंग अगेंस्ट इट, ही इज नॉट समराइजिंग, डिस्कसिंग और डिस्क्राइबिंग। करेक्ट? दिस इज जस्ट ऑल्सो अ थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट टू यू। सेकंड प्लीज आंसर दीजिए। ऑथर का एटीट्यूड क्या है? आसान होगा आपके लिए आइडेंटिफाई करना, आई एम श्योर।
सर, यस नील। मैं कह रहा था कि अगर कोई आर्ग्यू वर्ड यूज हो रहा है तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट ना। आर्ग्यू का मतलब ये है। करेक्ट, मैं उसके तो अगेंस्ट में अगर आर्ग्यू कर रहा हूँ। तो ऑप्शन डी को अगर मैं पढूं कि argues that he is not in the favor of textbooks used in schools stereotype Native American and influence children attitude. करेक्ट। करेक्ट है ना सर? करेक्ट, सेम थिंग इज रिटन। ओके, थ्री चॉइसेस ना आई गॉट। हाँ, थ्री टाइप ऑफ चॉइसेस आई गॉट, ए बी डी एंड ई। ओके, और ठीक है। ओके, और नील सेज ओके। गाइस अब डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना जरूरी है। ऑथर का एटीट्यूड टुवर्ड्स पैसेज नहीं पूछ रहा, टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स। यानी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स के कॉन्टेक्स्ट में ऑथर का एटीट्यूड कैसा है। एटीट्यूड मतलब ऑथर क्या कहना चाह रहा है भाई, what author is trying to say, or how he's feeling about the history textbooks. How is he feeling about the history textbooks? ए, इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब होता है कि परवाह नहीं है, लापरवाह है। मतलब अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, डजेंट मैटर टू मी, मुझे क्या करना है, डजेंट मैटर टू मी। जैसे ईरान में जो युद्ध चल रहा है अभी, राइट, तो उसके लिए आप और मैं, मेरे जैसे लोग क्या है, इनडिफरेंट है। हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। एक बात अलग है कि इनडायरेक्टली काफी इंपैक्ट हो रहा है, लेकिन वी आर इनडिफरेंट। कल को वो बॉम्ब मार रहा है, कल को बंद हो जाता है, आज एक बॉम्ब और डाल दिया, डजेंट मैटर टू अस, वी आर इनडिफरेंट। हेजिटेंस इज रिलेटेड टू हेजिटेंट, डाउटफुल, लाइक दैट। सी, न्यूट्रलिटी। न्यूट्रल मतलब अच्छा ठीक है, आई एम अवेयर, मैं इंडिफरेंट तो नहीं हूं, बट आई एम न्यूट्रल। हो रहा है तो भी ठीक, नहीं हो रहा है तो भी ठीक। अम्यूजमेंट, व्हेन आई एम अम्यूज, व्हेन आई एम सरप्राइज्ड, ठीक है। एंड डिसअप्रूवल इज लाइक आई डिसअग्री टू इट, आई एम नॉट अप्रूविंग इट। तो इसका आंसर क्या होगा? हिस्ट्री बुक्स के बारे में ऑथर क्या क्या कहना चाह रहा है हिस्ट्री बुक्स के बारे में? देखिए, आप पहला सेंटेंस में बोल रहा था वो, history of the United States distort history to suit particular cultural value system. Correct? So answer has to be E, disapproval. No other choice can stand on it. I hope it is clear. Yes, sir. Right. Those who gave different answers, I am sure you also have understood. ठीक है, इसी के बारे में हम पूरे पैसेज में बात कर रहे थे। तो ऑथर का एटीट्यूड क्या है, ऑथर का टोन क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। हाउ टू डू दैट? द वे ही इज राइटिंग वी कैन सिंपली अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो ये हमने एक सिंपल पैसेज आज पढ़ा, जिसमें हमने ये समझा कि किस तरह से हमें पैसेजेस को सॉल्व करना चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए। भले ही आपको डबल टाइम लग रहा है, विच इज परफेक्टली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वालिटी आनी चाहिए। आई एम हैप्पी कि आपने, मेजोरिटी ऑफ यू हैव गिवन मी द राइट आंसर टुडे। अगली क्लास में हम टफ पैसेजेस करेंगे, थोड़े और टफ पैसेज करेंगे। आई ऑलरेडी हैव दिस टफ पैसेज विच वी विल बी डूइंग। सो अब हम क्या करेंगे ना, आने वाली क्लासेस में अलग अलग वैरायटी ऑफ पैसेजेस करेंगे। हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, बिजनेस, हिस्ट्री, थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक्स को पिक करेंगे, सो दैट आप समझ पाएं कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। एंड प्लीज वो एक्टिविटी जरूर करना दैट आई टोल्ड यू, 4 मिनट्स वाली, सॉरी 4 पैसेज वाली। टाइमर के साथ नहीं करना है, स्टॉप वॉच लगा के आपको चेक करना। ठीक है गाइस, आई होप आपकी क्लास में, आज की क्लास में आपने काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व की होंगी और समझा होगा कि एग्जैक्टली करना क्या है, और आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं शायद थोड़ी बहुत एड्रेस हुई होंगी, ऐसा मुझे लगता है। एंड आई होप कि यू शुड डेफिनेटली प्रोग्रेस। कहीं प्रॉब्लम होती है फिर से प्लीज डिस्कस। ठीक है,
थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सो मच। Word Power Made Easy is a very good book by Norman Lewis. Norman Lewis, you should definitely read this book. So उसमें सेशंस दे रखे हैं डेली के, आप उनको डेली पढ़िए, जिससे आपकी वोकैब और वर्ड्स को समझने का तरीका भी आपका इम्प्रूव होगा। So can you put the name of the book in comments? हाँ, just a second, please be there, everybody. I'll show you. Just a second. This is the book. Word Power Made Easy by Norman Lewis. Okay, Word Power Made Easy by Norman Lewis. I'm typing this as well. Okay, this is the size of the book. Sir, like I have tried reading the newspaper of the Guardian and various headlines also of हम्म। US. सर बट द थिंग इज कि व्हेन आई जब मैं इसे रीड करता हूँ तो मैं उसका पूरा क्रक्स नहीं जान पाता। कौन बोल रहा है बेटा, नाम क्या है आपका? सर नहीं। नीड, ठीक है, होल्ड करना बेटा, मैं ओपन कर रहा हूँ। आई होप यू कैन सी द गार्डियन। यस सर। आई एम नॉट लुकिंग एट द चैट बॉक्स, अगर किसी को कुछ कहना हो तो प्लीज स्पीक अप, है ना? ओके, लेट्स गो, चेक करते हैं। बताओ कौन सा पिक करना है, अभी बता देना मेरे को। सर ओपिनियंस पे चलें? कुछ टेक का पिक करते हैं टेक। टेक में इंटरेस्ट है आपको? यस सर टेक फिर कैन वो नहीं यू। करेंगे, फिर वो नहीं करेंगे, फिर वो आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है सर। चलो टैग ले लेते हैं, ठीक है। ये पढ़िए क्या लिखा है इसमें। could a stressed out AI model help us win the battle against big tech? मतलब? सर मतलब छोटी टेक कंपनीज बड़ी टेक छोटी कहाँ कंपनी लिखा से है? छोटी कहाँ लिखा है? छोटी नहीं लिखा। तो वे छोटी क्यों बोल रहे हो? देखो पता है क्या हो रहा है, आपका दिमाग बता रहा है आपको कि यार देख, ये बिग टेक है, अगेंस्ट में जा रहा है, तो उसका मतलब छोटी होगी। मत जो लिखा है उसके हिसाब से चलो। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? पढ़ो, जरा जोर से पढ़ो, मतलब मैं सुन रहा हूँ। स्ट्रेस्ड आउट एआई मॉडल जो है एंड तो हम्म। मैं इसका ही मतलब नहीं जान पाया स्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड आउट। आउट एआई मॉडल क्या है? डू यू नो दिस और यू डोंट नो दिस? टेल मी। सर आई डोंट नो दैट। तो ठीक है, सिंपल है, कोई इशू नहीं है, तो हमारे लिए प्रॉपर नाउन है। इसका मतलब जो स्ट्रेस्ड आउट एआई मॉडल है, क्या वो बिग टेक कंपनीज के साथ, बिग टेक लिखा है, कंपनीज नहीं लिखा, तो बिग टेक अलग है, बिग टेक कंपनीज अलग है, ध्यान रखना इस बात का। जी तो सर। जो स्ट्रेस्ड आउट एआई मॉडल है, क्या वो हमारी मदद कर सकता है ये लड़ाई जो अगेंस्ट है बिग टेक के, उसको जीतने में? लेट मी आस्क क्लाउडी, मुझे क्लाउडी से पूछने दीजिए, क्लाउडी क्या है, बिकॉज यू आर टेक गाय तो यू शुड नो इट। मतलब आई एम नॉट अ टेक गाय बट आई एम सेइंग मुझे इंटरेस्ट है ऐसे टेक्निकल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने नहीं, में। ओके ओके ओके, नहीं मतलब मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, आई मीन टू से लाइक क्लाउडी का मतलब क्या है, जो क्लाउड डॉट एआई है ना, उसकी ही बात करें। जैसे चैट जीपीटी है वैसे एक जीपीटी है ना, ओके। क्लाउड डॉट। तो ये बोल रहा है कि ये मुझे क्लाउड से पूछने दो, लेट मी आस्क दिस क्लाउड। इसका क्या मतलब हुआ कि एआई एआई से compete कर पाएगा क्या, ये एआई से ही पूछ रही है। ओके। उसको और समझने के लिए ये वाली लाइन पढ़ो, इसे कहते हैं सब हेडिंग, पढ़िए जरा। By considering consciousness a possibility, Anthropic is raising a fascinating proposition that करेक्ट। chatbots could rise up against their own algorithms.
परफेक्ट, अब समझ आ गया होगा। थोड़ा थोड़ा। एंथ्रोपिक का मतलब नहीं समझ में आया। एंथ्रोपिक कंपनी का नाम है जिसने क्लाउडी बनाया है। ओके। तो इस सेंटेंस में स्ट्रेस्ड आउट एआई मॉडल का मतलब क्या हुआ? लाइक स्ट्रेस्ड आउट से हम क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं? आपकी बात ठीक है बेटा, क्लियरली नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर, इसके लिए मुझे शायद पढ़ना पड़ेगा। हालांकि मैं समझ पाया हूँ इन्फरेंस के थ्रू, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड नॉलेज है इसका, तो मैं भी आपको समझाऊंगा कि क्या मतलब है। ठीक है, बट अभी के हिसाब से अगर इसको पढ़ें तो क्या मतलब हुआ इसका, बाय कंसीडरिंग कॉन्शियसनेस ऑफ पॉसिबिलिटी। ये किसके लिए आ रहा है, ये एंथ्रोपिक के लिए आ रहा है। ये क्या है, मॉडिफाइंग फ्रेज। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस नाउन को। तो इसे ऐसे पढ़िए, एंथ्रोपिक इज रेजिंग अ फैसिनेशन प्रपोजिशन बाय कंसीडरिंग कॉन्शियसनेस अ पॉसिबिलिटी। मैं समझा पाया? यस सर। मैं समझा पाया क्या? हाँ सर, आप करेक्ट समझा पाए कि किसको क्रक्स पहले नहीं, रखना ये है। ग्रामर है। पहले मैं ग्रामर समझाना चाहता हूं। सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है प्रपोजिशन से। सेंटेंस प्रपोजिशन से स्टार्ट नहीं होता, आप सब जानते हैं राइट। हम नाउन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है प्रपोजिशन से, बाय। तो बहुत कौन बाय, किसके लिए कह रहा है ये, तो ये कॉमा की बात पता लगेगा, ये है फ्रेज। जैसे मैं हिंदी में बोलूँ ना आपसे, तो मैं बोलूंगा अम, दरवाजा खोलते हुए। दरवाजा खोलते हुए उसने उसको हर्ट किया। बहुत बुरा सेंटेंस बना है, बट आई थिंक आप समझ पाएंगे। गॉट इट। दरवाजा खोलते हुए उसने उसको हर्ट किया, अब इसको चेंज कर दो, उसने उसको हर्ट किया दरवाजा खोलते हुए, ये है सेंटेंस। लेकिन चेंज कर दिया है उसको, तो ऐसे ही यहां पे लिखा हुआ है, एंथ्रोपिक इज रेजिंग अ फैसिनेशन प्रपोजिशन बाय कंसिडरिंग कॉन्शियसनेस अ पॉसिबिलिटी। क्या है वो, दैट चैटबॉट्स कुड राइज अप अगेंस्ट देयर ओन एल्गोरिथम्स। बात समझ आई? यस सर। कि ये जो एंथ्रोपिक है ये कंपनी है, इसने कॉन्शियस पॉसिबिलिटी को कंसिडर किया है। कॉन्शियस पॉसिबिलिटी क्या है, कि एक प्रपोजिशन रेस कर रहे हैं ये, वो भी फैसिनेशन। फैसिनेटिंग का मतलब होता है बड़ी इंटरेस्टिंग सी। क्या इंटरेस्टिंग सी है बॉस? कि कि जो चैटबॉट। चैटबॉट्स हैं, क्या वो खुद ही के अगेंस्ट में एल्गोरिदम डेवलप कर सकते हैं? चैटबॉट्स कुड राइज अप अगेंस्ट देयर ओन एल्गोरिदम्स। अब ये स्ट्रेस्ड आउट का मतलब क्या है, मेरे हिसाब से शायद ये बोलना चाह रहे हैं जो जीपीटी मॉडल्स हैं, जीपीटी मॉडल्स क्या बिग टेक के साथ फाइट कर सकते हैं, बैटल कर सकते हैं? ये देखिए, ये क्लाउडिया का फोटो ही बना रखा है, एंथ्रोपिक ने इसको बनाया है। फिर लिखा है यहाँ पे एंथ्रोपिक्स क्लाउड एआई चैटबॉट। सो अब मैं इसको और समझना चाहता हूँ कि ये स्ट्रेस्ड आउट का मतलब क्या है। सो आई एम जस्ट रीडिंग इट टू गेस दैट आई एम इन द वे ऑफ माई कंट्री एंड ओवर apologizer, colleague who ignored my email, women who stepped on my foot, chair I tripped over, all will receive a fulsome apology for the terrible embarrassment of my being alive and bringing attention to it। ये लिखने का तरीका है ऑथर का, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। All of which is my way of preemptively asking for forgiveness when I admit that I extend these nuances to AI chatbot. Good morning, Claudia. So now she's talking to chat GPT। चैट जीपीटी नहीं बोलूंगा इसको, मैं क्लाउडिया जीपीटी बोलूंगा। Thanks for your suggestions yesterday that were great. They were great. Shall we work on some more? I might say. And then returns Claudia, it was unintentional formality at first and then became deliberate as I didn't want to get into the habit of speaking rudely in case that leaked into behavior with humans. Wrong, do it again to a cowering staff members. Manners, after all, are muscles that need exercising, but never did I suspect this private choice might have muttered to Claudia itself, because as it turns out, Claudia may have anxiety. Truly, AI has never been so relatable. Boss, ये जो कहानी चल रही है ना, इसमें ह्यूमंस इमोशंस एक्सप्रेस किए जा रहे हैं। वो ये बोल रही है कि मैं ओवर अपोलोजाइजर हूँ। ओवर अपोलोजाइजर हूँ, उसका मतलब ये है कि बार बार सॉरी बोल रही हूँ, थैंक यू बोलती हूँ, दैट वे शी डज दैट। तो यही वो कह रही है क्लाउडिया के लिए भी। नीचे गया कि जब वो क्लाउडिया से बात करी तो गुड मॉर्निंग कह रही है, उसको थैंक यू कह रही है सजेशंस के लिए, दैट वर ग्रेट। अरे भाई, वो तो कंप्यूटर है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको थैंक यू बोलो ना बोलो, या आप उसके साथ ऐसे बोलो रॉन्ग डू इट अगेन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट शी इज टॉकिंग टू हर सेल्फ एंड ट्राइंग टू से
कि ये अनइंटेंशनली फॉर्मेलिटी जो मैंने फर्स्ट में की ये होती है, उसके बाद डेलिबरेटली मैं अपना काम पे काम कर रही हूँ, लेकिन मैं इस तरह से नहीं बोल पाती. लाइक आई डिडंट वांट टू गो गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग रूडली. क्यों? जस्ट इन केस दैट लीक इनटू द बिहेवियर विथ ह्यूमंस, कहीं वो ह्यूमंस की बिहेवियर के साथ में मेरे साथ ना हो जाए. सो मैनर्स आफ्टर ऑल आर मसल्स दैट नीड एक्सरसाइजिंग. मतलब मैनर्स ऐसी चीज है जो रोज करनी चाहिए, एक्सरसाइज तभी, मतलब एक्सरसाइज की तरह. तभी जैसे मसल्स स्ट्रांग होते हैं एक्सरसाइज की तरह, उसी तरह से मैनर्स को भी रोज रेगुलरली करते रहना चाहिए. बट नेवर डिड आई सस्पेक्ट दिस प्राइवेट चॉइस माइट हैव मैटर टू क्लाउडिया इटसेल्फ. पर मुझे कभी सोचा नहीं था कि ये क्लाउडिया इटसेल्फ को भी मैटर करेगा. बिकॉज एज इट टर्न्स आउट क्लाउडिया मे हैव एंग्जाइटी. क्लाउडिया को भी एंग्जाइटी हो सकती है. ट्रूली यस, एआई हैज नेवर बीन सो रिलेटेबल. अब एआई इतना रिलेटेबल हो चुका है. अब उसका एविडेंस देखिए नीचे, तो यहाँ उसने क्लेम किया है कि क्लाउडिया मे हैव एंग्जाइटी, इतना रिलेटेबल हो गया है, तो उसको एविडेंस देने के लिए यहाँ जस्टिफाई करेगी. कैसे? लेट्स रीड इट. इन एन इंटरव्यू विद न्यूयॉर्क टाइम्स द चीफ एग्जीक्यूटिव क्लाउडिया पेरेंट कंपनी एंथ्रोपिक. देखो यहाँ पता लग गया ना एंथ्रोपिक क्या है, पहले नहीं पता था. ये लेडी है. डिस्कस्ड किया इसने इंटरनल असेसमेंट ऑफ क्लाउडिया दैट आइडेंटिफाइड पैटर्न्स लिंक्ड टू एंग्जाइटी, पैनिक एंड फ्रस्ट्रेशन. लो भैया, अब एआई को भी पैनिक, फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी हो रहा है. Crucially, it showed some sort of internal activation of anxiety even before a prompt, similar to Flink. Claudia also seemed to express distress at just being a product and concluded that the probability of it being sentient was between 15 to 20%. And we don't know if the models are conscious. मतलब they don't know whether these models, तो जितने भी chat bots होते हैं उनको models कहा जाता है कि ये conscious है नहीं, पता नहीं. So said this person added, but we are open to the idea that it could be. लो बॉस, उन्हें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हाँ इसमें एंग्जाइटी देखी गई है इनके पैटर्न्स के अंदर, जो इंटरनल असेसमेंट हुए थे उसके अंदर. उसके बारे में ये लिख रही है. इसलिए इसने ऊपर क्या लिखा कि कुड अ स्ट्रेस्ड आउट एआई मॉडल हेल्प अस इन विन द बैटल अगेंस्ट द बिग टेक. लेट मी आस्क क्लाउड. मैं समझा पा रहा हूँ क्या? मतलब कुछ कुछ समझ आया? यस सर. यस सर. तो इस तरह से इनको पढ़ा जाता है या पढ़ना चाहिए. वैसे ट्रम्प के बारे में तो मैं पढ़ना चाहूंगा इसको दोबारा. क्लाउडी, आई नो द ट्रम्प सिचुएशन इजंट रिलेटेड, आई टाइप, बट इफ आई हैड टू वर्क फॉर डोनाल्ड ट्रम्प आई ऑल्सो वुड हैव एंग्जाइटी. एंड देन व्हाट शी इज रिप्लाइंग, हाँ यस फेयर पॉइंट. क्लाउडी रिप्लाइज, इफ एनीथिंग वाज गोइंग टू ट्रिगर द एंग्जाइटी न्यूरॉन अब सब दिस वुड प्रॉब्ली डू इट. Clearly the idea of sentient AI having access to weapon V. And now with the simile, so ultimately they are just trying to highlight कि भाई क्लाउडिया को किस तरह से एंग्जाइटी हो रही है. So could a stressed out AI model help us win? Oh, so ये जो stressed out है ये क्या है? अब I am able to So understand better. maybe AI model that is like not able to perform at its best. Exactly, becoming like an human who has a distress, who has a anxiety. So this is called stressed out AI model. तो क्या वो हमें बैटल में हेल्प करेगा टू बैटल विद अ बिग टेक? That's what she's trying to highlight. I hope now you're able to understand Neil and Vidai, right? यस सर. Yes, So sir. this is the way you need to read it. जितना रीड करेंगे उतना मजा आएगा, जितना मजा आएगा उतना ज्यादा आप ग्रो कर पाएंगे. ठीक है? थैंक यू गाइस. थैंक Thank यू you. सर. थैंक यू.